अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। आप सब मुझे कहते हैं सुहाब सल और मेरे साथ जो स्क्रीन शेयर करते हैं इस्लामाबाद से, उन्हें मैं तो कहती हूँ हरमीत पाजी और आप कहते हैं हरमीत सिंह। तो फौरी तौर पर उनके पास चलते हैं और उसके बाद फिर प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। हरमीत, हाउ आर यू? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप जिस तरह लग रही हैं तो अच्छी लग रही हैं। वैसे ये नहीं मालूम कि तबीयत आपकी ठीक है या नहीं है, लेकिन फ्रेश लग रही है माशाल्लाह। बस मैं आज यही कहने वाली थी, कोट मैंने यही करना था, लेकिन मैंने कहा चलो आपसे पहले बात कर लेते हैं। आज थर्सडे है और देखिए वी आर डन विद द होल वीकेंड अराउंड द कॉर्नर, और हमें नहीं पता लगता कि वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है। मेरी तबीयत खराब थी पूरा हफ्ता, लेकिन पूरा हफ्ता मैंने छुट्टी भी नहीं की, मैंने स्क्रीन भी शेयर की, आपके सामने भी आए, शो भी किया। इसका मतलब यह है कि लाइफ एंड शो मस्ट गो ऑन। किसी चीज़, किसी बीमारी, किसी सूरत हाल में वक्त और आपके हालात जो है वो नहीं रुकते, चलते चले जाते हैं। अब सियासी सूरत हाल हमारे मुल्क की जो भी है आप वो देखें, और मुल्क के उसके अलावा माशी सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सर्वाइवल की जंग है जो हम सब लड़ रहे हैं और दिन रात हम इस जंग में मसरूफ़ हैं, लेकिन सर्वाइव तो कर रहे हैं। अल्टीमेटली ह्यूमन बींग सर्वाइव करता है, हालात जैसे भी हों। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में एक खबर जो मेरी नज़र से गुजरी, मैं उससे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहती हूँ। हरमीत, मैंने कल एक खबर पढ़ी, कल ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने 7 मुआविनीन ख़ुसूसी को काबीना में शामिल कर लिया है, जिसके बाद काबीना की तादाद जो है वो अब 85 हो गई है। IMF से हम लड़ रहे हैं, हमें कर्जा दे दो, हमें किस्त दे दो, हमारे अखराजात कम नहीं हो रहे, और मुआविनीन ख़ुसूसी आप देखिए कि 7 ऐड करने के बाद ये जो 85 काबीना की तादाद हो गई है, उसमें 21 अराकीन तो हरमीत ऐसे हैं जिनके पास कोई महकमा ही नहीं है। 7 जो है वो मुशीरान ख़ुसूसी हैं, इसके अलावा 7 हैरान होंगी सोहा के, मुझे याद है कि जब इमरान खान के दौर में कुछ माउनीन की तादाद 50 तक पहुंची थी, तब इनके बयानात जो है वो ऑन द रिकॉर्ड हैं और जिस किस्म की बयानबाजी होती थी। और अब हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो हालात ये हैं कि हम भीख मांगने के लिए तुरे हाथ जोड़े हुए हैं हमने और ज़मीन पर बैठे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई हमें कुछ दे दो। ऐसे में आप ये देखें कि वो जो शाह खर्चियां हैं वो कम होने के बजाय तेजी उसमें आ रही है। और मैं ये क्लियर बात करूं आपके साथ कि जब इस्लामाबाद में, मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान की हुकूमत में करप्शन नहीं थी, तब भी थी, लेकिन अब जिस किस्म की तेजी आई है आप हैरान होंगी कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट लेना है, या जो गेस्ट हाउस दिए गए थे मुराद सईद की निगरानी में जब वो मिनिस्टर थे, जो सरकारी गेस्ट हाउस थे, अब उस पर कब्जा जो है मौलाना फजल रहमान साहब के कारकुनान और इन लोगों ने जमा दिया है। वो जो उससे रेवेन्यू बिल्ट होता था, आता था, खजाने में जमा होता था, अब वो सारी चीजें दोबारा खत्म हो गई हैं। और कहीं ना कहीं एक खौफ होता था जब आप किसी बात पे जाते थे किसी मिनिस्टर के पास, तो उनको ये खौफ होता था कि आगे कोई पूछने वाला है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि एक तरफ हम ये कहते हैं कि आम आदमी पर बोझ ज्यादा डाला है, दूसरी जानिब कल आपने मुस्तफा नवाज खोकर का वो स्टेटमेंट भी देखा होगा जो खास सोशल मीडिया पे वायरल था, कि जिसमें असास जाहिर करना जो है वो सरकारी मुलाजमीन पर जो 17 ग्रेड से 22 ग्रेड के अफसरान हैं उन पर ये लाजिम करार दिया है। लेकिन अब हुकूमत जो है वो जब बात जजों और जर्नेलों तक आई है तो वहां पे उन्होंने चुप साध ली है। तो इस किस्म की सिचुएशन है, आप अंदाजा लगा लें कि ये जो हमारी हुकूमत है, सिर्फ इसलिए इस बात को कोट करने के लिए कि देखिए मैंने बहुत सारी स्क्रीन पर अब जाकर इस चीज़ का शोर देखना शुरू कर दिया है। अब आवाम बोल रही है या सहाफ़ी बोल रहे हैं या स्क्रीन या मीडिया मालिकान, लेकिन हमें इस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए। मुल्क की सूरत हाल इतनी बदतरीन हो गई है, मुआशी बदहाली इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम हर चीज़ पर बात करते हैं। गैस की प्राइस बढ़ा दो, बिजली की प्राइस बढ़ा दो, पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दो, महंगाई अरूज पर पहुँच गई है, लेकिन अगर कम नहीं होती तो सिर्फ इनकी शाह खर्चियाँ, जिसके बारे में अब आवाम को बोलना पड़ेगा, ये आपको बोलना पड़ेगा। प्रोग्राम का आगाज़ इस बात से करने का मकसद ये कि इस बारे में भी सोचे, जितनी बात की जाएगी आखिरकार इसका कोई ना कोई हल तो निकलेगा और निकलना भी चाहिए। और दो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमने हर जगह एक ही चीज़ें मुसलसल जो आजकल हम देख रहे हैं हरमीत, तुर्किया और शाम में आने वाला शदीद ज़लज़ला, जिसके बाद अब ये तादाद गालिबन मिलकर 11,000 से भी तजावुज़ कर गई है। रोज़ाना दिल दहला देने वाली और रोने वाली और अफसरदा कर देने वाली और ऐसी जो कि इंसानियत का असल चेहरा हमारे सामने दिखा देती है। मौत की सी सिचुएशन जो है वो वहाँ पर हर जगह आप देखते हैं, लेकिन जो तस्वीर वीडियोस हमारे पास आती हैं, हमें मौसूल होती हैं, जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, उसके बाद तो फिर अल्लाह से पनाह मांगे हम भी और तमाम मुस्लिम ममालिक दुनिया में जहाँ जहाँ बसते हैं कि अल्लाह पाक हम सब पर रहम करे और पूरी मुस्लिम उम्मा पर रहम करे। एक वीडियो और एक पिक्चर आपने भी देखी होगी, एक बाप जो है वो अपनी बेटी का हाथ थामे
बैठा हुआ है वहां पर और मलबे तले जो है वो उसकी बेटी। बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं वो जो तस्वीर आई हैं और आपने उम्मत मुस्लिमा की बात की, मैं तो ये कहता हूँ कि पूरी कायनात का रब भला करे और उसमें चरिंद परिंद भी आते हैं तो उनकी हिफाजत फरमाए, क्योंकि इंसानियत की बात है। सिर्फ एक कंट्री या एक तबके या एक मज़हब से रिलेटेड लोगों की अगर हम दुआ करते हैं तो हमें पूरी इंसानियत की दुआ करनी चाहिए। और आपने जो तस्वीर देखी हैं, यकीनन मेरे सामने जो तस्वीर गुजरी हैं, आप अंदाज़ा लगा लें कि मौत की वादी है और वहाँ पे तलाश है ज़िंदगी की। और जिस किस्म की तस्वीर मंजर आम पर आ रही हैं, और मैंने कल एक तस्वीर ख़ुद भी अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से शेयर की, जहाँ पे एक बाप जो है कुछ अर्सा पहले एक तस्वीर अपनी 15 साल बेटी के साथ उसकी थी, जब वो मुख्तलिफ प्लेट एंजॉय कर रहे थे। लेकिन कल वो देख रहे थे कि पूरी रात उसने उस अपनी बच्ची का उस सर्दी में -15 में अपनी बच्ची का वो हाथ थामा था, और उसको यकीन था कि मेरी बेटी जो है अब दुनिया में नहीं रही, लेकिन फिर भी उसने उसका हाथ थामा था। और इस किस्म के जो विजुअल आ रहे हैं दिल दहला देने वाले, हम कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, क्योंकि आप ये देखें कि 4:17 पर अगर ये जलजला आया है, मुझे 2005 का जलजला आज भी इसलिए याद है कि हम क्लास में थे और अचानक जब जलजला आया तो हमें ये समझ नहीं आ रही थी कि निकले किस दरवाजे से निकले, और क्योंकि 2 दरवाजे थे क्लासरूम के और निकलना भी बड़ा मुश्किल था। पूरा स्कूल जो है, जैसे हम निकले तो पूरी स्कूल की बिल्डिंग जो है वो जमीन बोस हो गई। तो ये सिचुएशन हमने खुद अपनी आंखों से देखी, अंधेरा ही अंधेरा आपके सामने। लेकिन आप 4:17 पर आप अंदाजा लगा लें कि आप नींद का वो टाइम होता है जो पीक का टाइम होता है, और उसी पे आपको ये नहीं समझ होती, और अचानक इस किस्म का जलजला आए तो अमवात की तादाद भी इसलिए बढ़ी। और दूसरी बात यह है कि आप वहां गई हैं, आपने बिल्डिंग्स देखी हैं, वहां पे इमारतों का या फ्लैट में रहने का, बड़ी बिल्डिंग जो है उसमें रहने का रिवाज बहुत ज्यादा है। और यही वजह बनी कि हम जब अब फिर हम देखते हैं शाम के पनागज़ीनों को, उसका जिक्र बड़े बड़े कम लोग करते हैं, क्योंकि हम उमूमन हमारी मफादात की बात होती है, जहां से हम लोगों को मफादात मिलते हैं हम वहां की ज्यादा गुन गाते हैं। शाम में इस वक्त सिचुएशन बड़ी वर्स्ट है, खाना तक लोगों को नहीं है। एक तरफ तो वहां पे जो सिचुएशन पहले से चल रही थी, अब हालात ये हैं कि वहां पे लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और हम देख रहे हैं कि हमारी जो कुछ तंजीमें, मुख्तलिफ तंजीमें वहां पे काम कर रही हैं। अल खिदमत की आप बात करें, आप वहाँ की बहुत सारी, अबू हुरैरा एक ऐसी तंजीम है जो बड़ा अच्छा काम कर रही है, लेकिन मैं आपकी इस बात को कोट करना चाहती हूँ कि शामी पनागज़ीन की हालत तो पहले ही लाचारगी की सी थी और हमने वो देखी भी। उसके बाद वो शामी पनागज़ीन जो गाजी अंतब में पनाह लिए हुए हैं, वहाँ पर एक बड़ा रकबा है जिसको इस चीज़ के लिए स्पेसिफिक किया गया है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैंप्स बनाए गए हैं, और उन कैंपों में शामी पनागज़ीनों की फैमिलीज़, उनकी बच्चियाँ, उनके बच्चे, उनके माँ बाप, वालिदैन, बुजुर्ग, हर तरह के लोग उन कैंप्स में रहते हैं। वो तुर्की में आने की भी इजाज़त उन्हें एक स्पेसिफिक कार्ड के जरिए कि वो तुर्की में आते हैं, इस्तांबुल, अंकारा में जाते हैं, काम करते हैं और शाम को वापस जाते हैं उसी कैंप्स में। उनको इस तरह से रेगुलाइट किया गया है। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि वहाँ पर चूँकि गाज़ियान्तब का ही एक स्पेसिफिक सूबा जो है वहाँ ज़्यादा हम देख रहे हैं कि मुतासरीन है जो कि ज़लज़ले की जद में आए हैं, तो वहाँ पर शामी पनागज़ीनों की भी बड़ी तादाद है। शाम के अलावा मैं गाज़ियान्तब की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर भी शामी पनागज़ीन और तुर्किया से ताल्लुक़ वाले जो लोग हैं उनकी भी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। फैक्ट एंड फिगर हम आपसे जैसे जैसे हमें मौसूल होते हैं हम शेयर करते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, हाई राइज बिल्डिंग का बहुत रुझान है। अब ये कलेक्टिव जो भी फैक्ट एंड फिगर्स हमारे पास आ रहे हैं वो 11,000 से भी तजावुज़ कर गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि तादाद जो है वो 20,000 तक भी जा सकती है। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे थे, अब इसके बारे में मैं क्या ही डिस्क्राइब करूँ हरमीत। आप देखिए तस्वीर ये जो है वो खुद चीख के बोल रही है कि किस तरह से जो है वो आप अपनी मुर्दा बेटी का हाथ थामे कि ये मेरी बेटी है, और इतनी मोहब्बत उस बेटी से, एक बाप की बेटी से मोहब्बत एक बेटी को पता है, यह हम सबको पता है। अब इस तस्वीर को हम क्या ही डिस्क्राइब करेंगे, आपने देखी है तो इस तस्वीर को देखकर आपको इस बात का अंदाजा होगा कि वो सो रही है। कि औलाद का दुख क्या होता है, औलाद का दुख क्या होता है, अगर उस पे अगर हल्की सी आंच भी आती है तो वालिदैन जो है उनको नींद नहीं आती पूरी रात। और ऐसे में कि आपके साथ जिंदा सलामत पूरी रात उसने खाना खाया होगा, गप्पे लगाई होंगी, फिर कहीं ना कहीं वो मौत की वादी में वो नींद उसकी जो वो अगर आप उसमें देखें कि वो जो तस्वीर आती हैं, मुख्तलिफ तस्वीर हम देख रहे हैं, जो वीडियोस आ रही हैं जिसमें छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं आपके सामने, उनकी लाशें जो हैं वो कहीं ना कहीं उनकी तस्वीर जब गर्दिश करती हैं। और ऐसे में आप जवान भाई बहन बेटियां जो हैं, अब बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं, रिश्ते जितने भी हैं बड़े खूबसूरत हैं सोहा, चाहे वो औलाद का रिश्ता है, चाहे वो बहन भाई का है, चाहे वो माँ बाप का है,
यकीन माने ये रिश्ते जो है बड़े खूबसूरत हैं, और रिश्ते ऐसे बिछड़ जाएं और ऐसे इन हालात में बिछड़ जाएं, उसकी तकलीफ, उसका दुख जो है वो आज भी, वो अगर हम देखें, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो उस 2005 में अपनों से जो उनसे बिछड़े हैं, उनकी याद में कुछ लोग पागल हो गए हैं, कुछ लोग आज भी उनको जो है उसी तरह रोते रोते याद करते हैं, और वो जो जिंदगी है कहीं उनकी थम गई है, रुक गई है। हालांकि जिंदगी रवा दवा होती है, लेकिन अगर हम देखें वो दुखों का जो पहाड़ उनके सर पर टूटा हुआ है, या उन पर जो मुसीबत आई थी उस वक्त की, आज भी उसको फेस करें, और कहीं ना कहीं वो यादें, वो दुख भरी यादें जो हैं वो सारी उम्र आपके के साथ एक हिस्सा बन जाती है आपकी लाइफ का। तो इन तस्वीर से आप ये अंदाजा लगा लें कि एक दुख, एक तकलीफ, वो जो तस्वीर आती, वो जो माँ बेबसी की जो तस्वीर हम देखते हैं माँ बाप की, और वो कुछ करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अपने बच्चों की लाशें जो है वो निकालें, अपने बहन बेटियों की लाशें निकालें, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बिल्डिंग्स इस किस्म की गिरी हुई हैं कि वहां से निकालना और इतना जल्दी ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस ऑपरेशन के लिए जहाँ जहाँ से अगर हम बात करें तो 45 से ज़ायद ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने इस वक्त रेस्क्यू की, ऑपरेशन की जो पेशकश है वो तैयब उर्दगान जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनको की है। और इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान से बात करें, प्लेन्स यहाँ से भेजे गए हैं, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का प्लान भी इस हवाले से है कि वहाँ जाया जाए, दौरा किया जाए और विज़िट किया जाए। और खिदमत फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में भी उन्होंने फ़िलहाल बड़े कामों में हिस्सा लिया है, और इस तरह से सैलाब हो, ज़लज़ला हो, और अब रेस्क्यू 1122 यानी रिजवान नसीर साहब भी अपने अमले के साथ तुर्की पहुँच चुके हैं। तो जो बंद पड़ रहा है वो हम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह पाक जो है वो कुल कायनात में हर इंसान को जहाँ जहाँ पे जो जिस तरह का मुल्क है उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। ये क्लाइमेट चेंज और ये जो हम कुदरती आफात को देख रहे हैं जो दुनिया पर गालिब आई हुई है, उस मुश्किल से हमें यकीनन अल्लाह पाक ही निकाल सकते हैं। तो ये हम दुआए खैर भी करना चाहते हैं प्रोग्राम के आगाज़ में। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अपने रन डाउन में हमने आज को आपसे क्या क्या शेयर करना है वो बताते हैं। गुड मॉर्निंग पब्लिक में टॉप स्टोरीज करते हैं, टॉप ऑफ दी ऑल। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ मैंने इसी चीज़ से किया कि हमारी सियासी सूरत हाल क्या है। आप जानते हैं कि कल एक हुकूमत को बड़ा धचका भी लगा है हाई कोर्ट की जानिब से, जो तमाम तर अराकीन असम्बली है, कौमी असम्बली जो कि जिनका ताल्लुक PTI से था, उनके इस्तीफ़े जो 43 से ज़ायद मंजूर किए गए थे, अब वो डी नोटिफाई करने का जो हुक्म है वो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया है। एक तरफ ये हो रहा है और एक तरफ ये हो रहा है कि अब सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया है कि हमें डेट दी जाए, तारीख दी जाए इलेक्शन की, और KPK और पंजाब असम्बली में इलेक्शन जो है उसकी तारीख जल्द अज जल्द अनाउंस की जाए। तो ये दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शंस में चलने वाली चीज़ें हैं। इसको डिटेल में आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि सूरत हाल अब मज़ीद क्या हो सकती है। बहरहाल हुकूमत के लिए एक बड़ा धचका है जिस पर हम उनका रिव्यू भी लेने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। अगली स्टोरी हमारी टॉप स्टोरी में जो है वो है दरअसल बीमारी से सेहत और सेहत से फिर बॉडी बिल्डिंग का वो सफ़र जो कि शराज ने किया है। अब ये सफ़र, उसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि टॉप ऑफ दी ऑल आपके पास सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, वो है आपकी विल। अगर आपके पास विल है तो यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो वो शराज की स्टोरी जो है सक्सेस स्टोरी बल्कि मैं ऐसे कहूँगी, वो हम उनसे जानेंगे, वो हमारे मेहमान होंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे, चिट चैट करेंगे, और मुझे होपफुली कि आप लोग इससे काफ़ी इंकरेज होंगे। अच्छा जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा हम बात ये करेंगे कि अब आप सबको तो पता होगा ऑब्वियसली, हर बाइक चलाने वाले को, गाड़ी चलाने वाले को, या अगर जो बंदा साइकिल चलाता है उसको भी पता है कि पेट्रोल महंगा हुआ है, ये पेट्रोल की शदीद किल्लत है जिसकी वजह से अब महंगाई बहुत बढ़ रही है। तो हर बंदे को पेट्रोल की प्राइसेस, उसकी वेरिफिकेशन और ये चीज़ें जो ऊपर नीचे रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही है, इसके बारे में हर बंदा जानता है। तो ये पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने के खदशे की वजह से, जो कि ऑलरेडी बढ़ी है और अगर बढ़नी भी होगी तो हरमीत इसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जो बहरान आ गया है, अब ये बहरान पेट्रोल स्टेशन वाले लोगों के लिए मालिकान की तरफ से या फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ एक्टिव हो गए हैं, या कंपनीज का क्या प्लान है, लेकिन ये शदीद बहरान पाया जा रहा है 2 दिन से, जिसके बारे में कंसर्न डिपार्टमेंट्स कुछ नहीं कर रहे। तो इस पर भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ एक्सप्रेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हम क्यों अपने एक्सप्रेशंस को दबा देते हैं, वो खुशी के हों, गम के हों, तकलीफ़ के हों, गुस्से के हों। मैं हमेशा कोट करती हूँ जहाँ मुझे मौका मिलता है, अगर मैं किसी को परेशान, खुश या किसी भी सिचुएशन में देखूँ कि आपके साथ जो हालात चल रहे हैं ना, उसको हरमीत ब्रशिंग अंडर द कारपेट नहीं करना चाहिए। अगर आप खुश हैं तो सेलिब्रेट करें, अगर आप गमगीन हैं तो फील करें कि व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर विद मी, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, ये इसकी वजह क्या है, मुझे क्या सिखाना चाहता है। तो इसको ब्रशिंग अंडर द कारपेट ना करें, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। तो सेल्फ एक्सप्रेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर आज हम थोड़ा साइकोलॉजिकल टच भी देंगे शो में, तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो टॉप स्टोरी में ये सब कुछ होगा। आप चलते हैं अपने डेली डोज की तरफ। का डेली डोज जो है
इंटरेस्टिंग फ्रॉम माय टीम, जो उनका ये क्रेडिट है कि वो अच्छी अच्छी खबरें लेके आते हैं आपके लिए और आपकी खबरें लाते हैं आपके लिए। पहली खबर आपको देते हैं, टीचर हो तो ऐसे, और आपको होता है टीचर्स जो होते हैं वो तो आपके रूहानी वालिदैन होते हैं और बच्चों का बड़ा प्यार होता है। मुझे याद है हरमीत, बल्कि हम उन लोगों में से, हम उन जनरेशन में से हैं जिनकी ज़िंदगी में या अम्मा अब्बा या टीचर सब कुछ हुआ करते थे। आप समझे, कुल कायनात हुआ करते थे, टीचर्स की तो फ़ैन होते थे हम, बस ऐसा बनना है, ऐसा बनना है। तो ये जो टीचर है, इन्होंने क्या किया, इनकी बर्थडे थी और इनकी सालगिरह पे इन्होंने कहा कि मैंने अपने स्कूल के 700 तलबा को आइसक्रीम खिलानी है। उनकी बेगम साहिबा ने पूछा कि बर्थडे सेलिब्रेट करनी है तो क्या करें, सेलिब्रेट करें, कोई पार्टी दे और सबको बुलाए, उनसे गिफ्ट ले, तोहफा तहाइफ लेके सेलिब्रेट करें। उन्होंने कहा नहीं, मैं टीचर हूँ और बीइंग अ टीचर आई वांट एवरी स्टूडेंट जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है उनको मैं आइसक्रीम खिलाना चाहता हूँ और मैं इस तरह से सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। वाह। अच्छा, वैसे मैं अगर सोहा आपने जो किया जिक्र, अगर हम देखें हमारे बचपन में जो मुझे अपनी जमात के, तीसरी जमात के, चौथी जमात के जो टीचर थे, वो आज भी उनका वो अच्छा रवैया जो है और पढ़ाने के साथ साथ वो शफकत से जिस तरह पेश आते थे, फिर उसके बाद जो मैट्रिक या हम कॉलेज में जाते हैं, कहीं ना कहीं एक पर्सनालिटी आपकी फेवरेट बन जाती है। और फिर बहुत सारे टीचर्स होते हैं लेकिन उसमें कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो हमेशा आपको याद रहते हैं। तो हमने देखा, मुझे भी याद है किसी तरह कहीं ना कहीं टेस्ट में या कुछ ऐसी खुशी का मौका होता था तो हमें चॉकलेट मिलती थी और वो टीचर साहब जो हैं वो आते थे, हमें एक चॉकलेट देते थे। और आज भी मुझे वो सारी चीजें और वो खुशी जो होती है मन की, क्योंकि क्लास में ये छोटी छोटी चीजें, टीचर वैसे भी अगर अच्छा रवैया उसका होता है तो बड़ा बड़ा अच्छा भी लगता है। और कहीं ना कहीं भूख के मारे, क्योंकि पूरा दिन आप स्कूल में होते तो एक चॉकलेट भी मिल जाए तो उसका एक अलग मजा होता है। लेकिन ऐसे में उन्होंने आइसक्रीम बांटी है तो आप ये अंदाजा लगा लें कि दोनों का रिश्ता, यानी स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता कितना मजबूत है और कितना खूबसूरत है। कितना खूबसूरत है। लेकिन आपको पता है हरमीत, 50वीं सालगिरह थी इनकी और एक्चुअली उनकी बेगम साहिबा ये कहती हैं, जब उनसे ये रिपोर्ट ली गई और उनसे ये स्टोरी जानने की कोशिश की गई कि मेरे शौहर को बचपन में स्कूल में बहुत तंग किया जाता था। तो वो ये समझते हैं कि बचपन में जो स्कूल में आपको पता है यू हैव अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। कोई बंदा एहसास कमतरी का शिकार होता है, कोई बहुत पॉजिटिव होता है, कोई बहुत नेगेटिव होता है, कोई अपने बैकग्राउंड की वजह से बहुत परेशान होता है। तो बचपन में बच्चों की थेरेपी करना टीचर की तरफ से बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज वो एक ऐसा माइंड मैपिंग टाइम होता है कि आपकी जो उस वक्त माइंड बिल्ड हो जाता है, फिर रेस्ट ऑफ द लाइफ वो आपकी चीज़ें साथ चलती हैं, वो शख्सियत, वो माइंड सेट, वो पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ सारी ज़िंदगी चलता है। तो टीचर का बड़ा अहम किरदार होता है। तो उसने कहा कि मैंने बचपन में बहुत मतलब मेरी बड़ी वर्स्ट मेमोरीज़ हैं, तो मैं इसीलिए अपने बच्चों को खुश करना चाहता हूँ। तो बेगम के साथ मिलकर उन्होंने ये सेलिब्रेट किया। हमने कहा आपको खबर देते हैं, अगर आप भी टीचर हैं तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई एट योर स्कूल। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। नई नई इनोवेशंस, नए नए तरीके, नई नई चीज़ें और इतनी नई नई कि कुछ नहीं तो जापान में इंसानी चेहरों के हिस्सों पर मुश्तमिल ये वॉलेट्स यानी बटुए और पर्स फरोख्त होने लगे हैं जनाब। अब ये देखिए, ये डरावने भी लग रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कौन लोग इनको खरीदेंगे, लेकिन आप देखिए होंठ, आपके नाखून, आपका नाक, आपकी कान, आपकी आंखें, आपके बाजू, आपके हाथ, ओ माय गॉड, मतलब खरीदने वाले हैं और महंगे दामों बिक रहे हैं वहाँ पे। अगर आप देखिए बहुत सारे एक्सप्रेशंस के साथ उन्होंने, एक जापानी आर्टिस्ट है जिन्होंने काम शुरू किया। और मैं आपको बता दूं कि कस्टमाइज चीज़ों का आजकल बड़ा रुझान है। हरमीत, आप जानते हैं जो चीज़ आपको पसंद है, जो आप बनाना चाहते हैं, आप किसी आर्टिस्ट से बोलें या किसी ब्रांड से बोलें तो वो आपको कस्टमाइज़ भी बना देते हैं। और ये जो है अभी अब ये बहुत मशहूर हो गए हैं सोशल मीडिया पे और प्राइसेस भी काफ़ी हाई है हरमीत, मतलब लोग अपने शौक के पीछे बड़ा कुछ। बिल्कुल, लेकिन काफ़ी मुख्तलिफ चीज़ें जो आम रूटीन से अगर हम देखें, इंसानी अज़ा को भी आप इस तरह करें कि उसको भी बना के फिर आप उसको किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल में लें, रोज़मर्रा के इस्तेमाल में। लेकिन भयानक है भाई, देख के भी बंदे को वैसे थोड़ा हल्का फुल्का, वैसे अचानक आपने रात को टेबल पे रखा हो और नींद से आप उठे, अंधेरा और नज़र आपके इस पर्स पे पड़े तो भैया आपकी तो चीखें निकल जाएंगी। एग्जैक्टली, आप समझे एक वॉलेट भी है और वॉलेट आपकी पॉकेट में है, आप पॉकेट से इंसानी आंख निकाले तो वो कैसी लगेगी, आप खुद सोचें। अच्छा, ये जो गले में इन्होंने चेन पहनी हुई है ना, ये चेन बेसिकली इनका सबसे मोस्ट सेल्ड आर्टिकल है। अभी जो है इसको डिस्को चेन का उन्होंने नाम दिया है। अब ये जो आप उंगली देख रहे हैं ये यूएसबी है और ये किसी का शौक होगा ऑब्वियसली, तो ये आप यूएसबी अब कस्टमाइज करके उसने बनाई है। अब ये आप जो फिंगर देख रहे हैं इसको काइंड ऑफ लोगो भी कहा जा सकता है। अब ये जो आप देख रहे हैं ओपन माउथ विद देयर होल्डिंग माउथ विद देयर हैंड्स, ये भी एक जो है वो आर्टिकल है इनका। अच्छा, ये एक्सपेंसिव इसलिए इतने ज़्यादा है कि $4500 तक इनकी कीमत है। और जो मैं नेकलेस की बात करी थी ये $1100 का है। तो लोग अपना कस्टमाइज़ भी बनवाते हैं और अनोखी चीज़। अभी मुझे तो डर ही लग रहा है। खैर अगली खबर पर चलते हैं फौरी तौर पर।
अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इससे पहले कि आपको डर लगे। सुबह सुबह हमें डरा रहे हैं, उन्होंने हमें भी व्यूवर्स से कहना सुबह सुबह अच्छी खबरें दें क्योंकि हमारा डेली डोज बहुत मजे का होता है। अच्छा अगला बहुत मजे का, अगला आप सुनिए ना। ये हमारे पास बेसिकली इसे हुदहुद भी कहते हैं, लेकिन वुड पैकर जो परिंदा है आप उसे जानते हैं कि वो भी ऐसा परिंदा है जो देखने में तो बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा लगता है, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने घर की दीवारों में 300 किलोग्राम फल जखीरा कर लिया। कैन यू इमेजिन? और हरमीत उसको टाइम कैसे लगा? 300 किलोग्राम मतलब 20 साल में ये अपनी बारीक नोकीली चोंच से दीवार में करते रहे सुराख, और सुराख करके वहाँ पर करते रहे जमा, उसमें खुश मेवाजात भी और ये फ्रूट्स भी। और आप देखिए कि जब घर वालों को पता लगा कि पता नहीं ये जो फ्रूट्स हैं वो घर की दीवार से बाहर की तरफ भी और घर के अंदर भी दीवारों से निकलना शुरू हो गए, मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में ये ज़ख़ीरा कर चुका था। तो अब उन्होंने फिर किसी कंपनी को बुलाया और कंपनी को बुलाकर उन्होंने कहा दीवार ठीक कर दे जनाब हमें। अच्छा, इसने मेरे ख्याल में हमसे ही कॉपी किया है। हमारा भी यही हाल है कि जब मामला खराब होते हैं तो जखीरे की तरफ हम चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं इसको भी अंदाजा हो गया कि दुनिया में जो महंगाई बड़ी तेजी से आ रही है तो कहीं ना कहीं मैं भी पाकिस्तानियों से सीख के मैं भी कोई जखीरा करूं, तो यही कोशिश की है। लेकिन बर्ड्स की बात आपने की, तो यहाँ पे इस्लामाबाद में जब भी आप आएँ आपको यहाँ पे हम विजिट कराएंगे। एक बहुत खूबसूरत सा चिड़ियाघर है जिसमें मेरे ख्याल में एशिया का सबसे बड़ा जो है वो चिड़ियाघर है, जहाँ पे हर किस्म के आपको परिंदे और बड़े खूबसूरत तरीके से उनको जिस तरह उनको रखा गया, जिनको उसका ख्याल रखा जाता है। तो ये अगर आप आएंगे तो मुख्तलिफ अक़साम के आपको बर्ड्स वहाँ पे आएंगे, नज़र आएंगे। लेकिन ये जो बर्ड्स है ये कहीं ना कहीं हमें ही कॉपी कर रहा है। हाँ भी हमें कॉपी कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है आप बहुत सारे जानवरों की, परिंदों की ये आदत भी होती है, आप जानते हैं चिड़ियों की तरह, परिंदों की, दीगर परिंदों की तरह कि वो सर्दियों के लिए अपना माल जो है वो जमा करते रहते हैं, खुराक जमा करते रहते हैं कि बिकॉज बहुत ज़्यादा सर्दी में दे कैन नॉट ट्रैवल और दे कैन नॉट फ्लाई। तो इस तरह से उन्होंने जमा किया, लेकिन इतना जमा कर लिया कि जब कंपनी ने आके दीवारों के छेदों से ये फल निकाले तो 300 किलोग्राम, और आपको पता है 8 बोरियाँ भरी गई हैं। 8 बोरियां भरने के बाद उस कंपनी ने इस पूरी दीवार से जो है सारे फ्रूट्स निकाले हैं। तो भी कमाल है आपकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे, सेविंग्स तो बहुत अच्छी की है आपने। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। लास्ट खबर है, और लास्ट खबर जो है बेसिकली वो ऐसी है कि दुनिया में हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ममालिक बड़े शदीद मुतासिर हो रहे हैं। जैसे हम यूरोप साइड की बात करें तो शदीद आपको पता है वहाँ पर सर्दी की वजह से इंसानी ज़िंदगी जो है खून जमा देने वाली सर्दी है, इंसानी ज़िंदगी महदूद हो गई है। लेकिन अगर हम लाहौर की बात करें या सिर्फ पाकिस्तान की, ऑब्वियसली पाकिस्तान लाहौर की बात करें, मुझे लगता है 9 से 10 महीने की गर्मी होगी। आप सोचें कि अभी फरवरी और लाहौर में इस वक्त गर्मी आ चुकी है। 23 सेंटीग्रेड कल परसों रिकॉर्ड किया गया था। आज मौसम थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन दिन के टाइम पे शदीद गर्मी होती है। तो ये जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक क्लाइमेट चेंज है, उसके लिए अब इन्होंने क्या किया है, साइंसदानों ने एक ऐसा खेमा बनाया है, एक ऐसा कैंप बनाया है जो सिर्फ 1 गैलन पानी से आपके पूरे कैंप को एयर कंडीशनड टाइप जो है वो ठंडा कर सकता है। और मुझे लगता है कि ये अब आपको हर घर में ना बेड्स की बजाय, रूम्स की बजाय ये खेमे रख लेने चाहिए, खासतौर पर लाहौर और पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। तो जैसे जैसे देखिए साइंस तरक्की कर रही है, बहुत देखिए 1 गैलन पानी से अगर आपका एयर कंडीशन टाइप ठंडा हो जाए तो और आपको क्या चाहिए। बिल्कुल, वैसे ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी खबर है। और हम उन ममालिक के लिए जहाँ पे एनर्जी क्राइसिस है, और ख़ासकर हमारा मुल्क तो वही इस क्राइसिस का शिकार है। और ऐसे में आपने दुरुस्त फरमाया कि कभी वक्त हुआ करता था कि अप्रैल तक जो है वो सर्दी महसूस की जाती थी, और अब ये हालात हैं कि फरवरी का महीना ख़त्म है और चलो इस्लामाबाद में तो ठंडी ठहर हवाओं का रुख है, चल रहा है, आज हल्की फुल्की बारिश चल रही है। लेकिन लाहौर और दीगर इलाके में देखें तो फिर हम अगर कराची की तरफ जाते हैं तो वहाँ तो सर्दियाँ आती बड़ी मुश्किल से हैं, और पंखे जो हैं सारा साल इस तरह लगे रहते हैं। तो उनके लिए भी ये एक अच्छा है कि कहीं ना कहीं आपकी बिजली जाती है, या कहीं आप एक तो बिजली के जो प्राइस हैं अब कम हैं, लेकिन अब जो मामला पैकेज आएगा तो उसके बाद बिजली के प्राइस भी ज़्यादा होंगे। तो ये हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा अगर पाकिस्तान में ये खेमा आता है तो। और आपको पता है मैं मतलब ये खबर आपको अगर हम दे रहे हैं तो प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ, बिकॉज अब स्क्रीन पर कोई खबर आप शेयर करते हैं तो बिला वजह हवा में उड़ती हुई खबर शेयर नहीं कर देते आप। ये खेमा जो साइंसदानों ने बनाया है, गर्मी से बचाव का तोड़ तो चले है ये, लेकिन 1 गैलन पानी से जो खेमा ठंडा हो रहा है वो 24/7 मतलब 24 घंटे के लिए, हफ्ते में 7 दिन और 24 घंटे अगर आप रोज़ाना पानी चेंज करते हैं तो 1 गैलन पानी से ये 24 घंटे तक ठंडा रह सकता है। तो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दुनिया तब्दील हो रही है, साइंस तरक्की कर रही है,
है उस तरह से नई नई इन्वेंशंस भी हो रही है जो कि इंसानी ज़िंदगी को आसान बना रही हैं। तो यही कहा गया था और यही हो रहा है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी आती जाएगी, इंसान का दिमाग चलता जाएगा, हालात बदतर होते जाएंगे, लेकिन इंसान कोई ना कोई जुगाड़, कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई इन्वेंशन जो है वो करता रहेगा। और ये इसके एक लाइव एग्जाम्पल है। सो वी आर डन विद आवर डेली डोज फॉर टुडे और हमने लेनी है अब आपसे एक क्विक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर पॉलिटिकल सेगमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप देखते रहिए ये प्रोग्राम जिसे हम और आप कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क की सियासी सूरत हाल जो है वो दो मुख्तलिफ डायरेक्शन में, दो मुख्तलिफ सिमतों में मुसलसल चलती चली जा रही है। इस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट है। आज हमें सुबह उन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर, सुबह बखैर। कहिएगा कि इस वक्त दो सिचुएशंस चल रही हैं। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो भी डी नोटिफाई किए थे अरकान को, उनके इस्तीफे पर अब ये दिया है कि मुअत्तल कर दिया गया है इनके अहकाम जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए थे। लेकिन अब दूसरी तरफ सदर मुमलिकत जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन का रुख किया है और उन्होंने ये कहा है कि सारी सूरत हाल में फौरी तौर पर तारीख दी जाए इलेक्शंस की। तो ये दो बिल्कुल डाइवर्ट सिचुएशंस हैं। आप क्या समझते हैं? इस वक्त पीटीआई ने एक और मुतालबा भी कर दिया है एक अहम ओहदे का, तो क्या वो उनको मिल सकेगा और क्या हुकूमत जो है वो उनको बड़ा धचका नहीं लगा इस सारी सिचुएशन से? पहली चीज ये कि जब पीटीआई कौमी असम्बली में वापस जाएगी तो वो ओहदा जब मिलेगा ना, अभी कैसे नोटिफाई किया जा सकता है उनका ओहदा। पहले तो वो कौमी असम्बली में जाएं, कौमी असम्बली में वापस जाके, क्योंकि उनकी अपनी पॉलिसीज़ में इतना तजाद रहा है कि एक वक्त में उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दिया, कौमी असम्बली को जो उन्होंने पता क्या क्या लान तान की कि ये वो असम्बली है ही नहीं, वो पार्लियामेंट है ही नहीं। आज वो उस पार्लियामेंट में वापस जाना चाहते हैं। अब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है जब उनका वो मुअत्तल किया गया है, लेकिन अभी भी कुछ मराइल हैं। देखते हैं कि उनके लोग वापस जाते हैं, वापस जाके और वापस जाने वालों में क्या इमरान खान खुद शामिल होंगे। सबसे अहम बात यह है, क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन तो इमरान खान, उस लिहाज से अगर हम देखें तो वो लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा मांग रहे हैं या इमरान खान को लीडर ऑफ द अपोजिशन, या इमरान खान के जहन में ये है कि वो खुद नहीं जाएंगे, वो किसी और को, शाह महमूद कुरैशी को या किसी को लीडर ऑफ द अपोजिशन नॉमिनेट करेंगे। ये भी देखना है हमें। सदर मुमलिकत के जो खत की सिंबॉलिक हैसियत तो अपनी जगह है, लेकिन कोई आईनी हैसियत नहीं है। वो उस तरीके से पाबंद नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है और सदर मुमलिकत के बहरहाल लेटर का इलेक्शन कमीशन जवाब देता है या नहीं देता ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी अब ये देखना ज़रूरी है कि पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अगर उन्होंने इलेक्शन की तारीखें नहीं दी और 90 रोज़ हो गए उसमें, और ऑलरेडी एक आईनी मसला खड़ा हो गया क्योंकि 20-25 दिन तो हो गए हैं इसको, तो अगर इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं होता और 90 रोज़ गुजर जाते हैं और उसके बाद अगर ये मामला कोर्ट की लेवल पे जाता है तो इलेक्शन कमीशन को कोई ठोस शवाहिद देने पड़ेंगे, जवाब देना पड़ेगा इलेक्शन ना कराने के। महज खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमतों का ये कहना कि जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी है, सिक्योरिटी ऐसी है, वो कोई बहुत इतना ठोस जवाब नहीं है। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में तो आप समझ में आता है कि एक ब्लास्ट हुआ था बड़ा, लेकिन इससे पहले हमने देखा है 2013-2018 के इलेक्शंस के दौरान भी इससे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल थी, लेकिन इलेक्शन हुए। और पंजाब में तो उस तरह की सूरत हाल भी नहीं है, तो कोई जवाब से लग नहीं रहा ऐसा। लेकिन अब ये कि अच्छी बात है हुकूमत मज़हर साहब, इस सारी सूरत हाल को अगर हम देखें, जिस तरह आपने इलेक्शन का जिक्र किया, जी 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 हरमीत कंटिन्यू करें। मज़हर साहब, 2018 की का जिक्र आपने किया, 2013 का, तो 2008 का अगर आप हमने देखा एक ऐसा दौर था कि उससे कबल बेनज़ीर भुट्टो साहब शहीद हुई, फिर वैसे भी हालात जो है दहशतगर्दी के उरूज पर थे, खैबर पख्तूनख्वा पूरा इलाका जो है वो तालिबान के कब्ज़े में था। लेकिन सर अब जो खबर आई है, एक तरफ हमने हमेशा देखा कि जनरल इलेक्शन में उमूमन जो है फ़ौज की जो है वो मदद ली जाती है, वो तैनात होती है सिक्योरिटी के मामलों को देखने के लिए। लेकिन सुबह ये खबर आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, अखबार में यही सुर्खी है कि GHQ ने इलेक्शन के लिए एहलकार देने से मुआवज़त कर ली है। दूसरी जानिब आपने खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर है गुज़िश्ता रोज़ उनका स्टेटमेंट भी सुना होगा कि जब स्टैब्लिशमेंट कहेगी तो इलेक्शन हो जाएंगे। इस पर आप क्या तबसरा करेंगे सर?
बात तो सच देखिए, है। यही वो चीज़ें हैं कि जो कन्फ्यूजन पैदा कर रही हैं, जो क्योंकि मतलब जीएचक्यू ने अगर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है, तो सवाल ये है कि अभी कराची में तो इलेक्शंस हुए थे ना, कराची और हैदराबाद में इतने बड़े लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस बिल्कुल। हुए हैं, और जिसमें हार्डली कोई एक आध वाक़या हो, इक्का दुक्का वाक़या हो तो हो, वरना तो इलेक्शन बहुत पीसफुली हुए थे। तो ये जवाज़ पैदा करना, ये सिवाय इसके कि कहीं ये फ़ैसला हो गया है कि इलेक्शन नहीं कराने, तो अलग बात है। इसके जो नताइज भुगतने पड़ेंगे वो भी सबको भुगतने पड़ेंगे इसके। लेकिन लगता ये है कि हुकूमत का इरादा नहीं लग रहा इलेक्शन कराने का, जल्दी नहीं करना, और ये जवाज़ जो है ये पैदा किया जा रहा है कि जी नहीं, हमारे पास इतनी फ़ोर्स नहीं है कि इलेक्शन कराए जाएँ। मुझे नहीं पता कि इस मुल्क में तो पिछले 40 साल से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रही है ख़राब। हुँ, उस दौरान बेशुमार इलेक्शंस हुए हैं, और अगर ये सिचुएशन बाय एंड लार्ज वैसी ही रहती है, तो इसका मतलब ये कि 1 साल बाद हमें ये क्या गारंटी है कि 1 साल बाद इलेक्शन हो जाएँगे? 1 साल बाद भी अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होती है तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे। मेरा नहीं, मैं जो जवाब पैदा किया जा रहा है, मुझे वो जवाब बहुत ठोस नहीं लग रहा। वो दलील कोई ठोस दलील नहीं लग रही। ख़ास तौर पे देखिए, 2013 के इलेक्शन में तो अवामी नेशनल पार्टी के बेशुमार लोग मारे गए थे। जी, लेकिन उस वक़्त किसी ने इलेक्शन मुलतवी कराने की बात नहीं की। नहीं, सबको जल्दी थी इलेक्शन हो जाए। हालाँकि एएनपी बिल्कुल। को, पीपल्स पार्टी को और कराची में एमक्यूएम के लिए इलेक्शन कैंपेन करना मुश्किल था। फिर बिल्कुल। भी इलेक्शन किसी ने ये जवाज़ नहीं पैदा किया। हालाँकि उस वक़्त तो जवाज़ था कि अगर किसी पार्टी को इजाज़त ही नहीं बिल्कुल। है इलेक्शन कैंपेन करने की, और वो टारगेट होते हैं, हमले होते हैं, खुदकुश हमले होते हैं, उनके लीडर्स मारे जाते हैं, उसके बावजूद इलेक्शन हो जाता है। तो मेरा ख़्याल है बहुत कमज़ोर दलील दी जा रही है सर इलेक्शन दलील ना भी देखिए ना कराने कि की। लॉजिकल रीजन देखिए, उन्होंने मज़र ये साहब, दिया एक जा रहा है और कि चीज़ जो सामने आ रही है। 90 दिन के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो कराए जी, नहीं जी। जा रहे, हुकूमत इसकी हिकमत अमली तैयार कर चुकी है। पहले तो कहते हैं कि मरदमशुमारी होगी, और फिर मरदमशुमारी के बाद 90 दिन के अंदर अंदर हल्का बंदियां होना भी ज़रूरी है, ये भी एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है। लेकिन जहाँ पर हुकूमत तैयारी कर रही है, अपनी हिकमत अमली सामने लेके आ रही है, वहाँ पर इमरान खान भी ऑन ऑफ कोई ना कोई चीज़ ऐसी डिस्कस करते रहते हैं, स्टेटमेंट आती रहती है। जेल भरो तहरीक जो है उसे आप किस तरह से रिव्यू करते हैं? देखिए, अभी तो उनकी कोई पॉलिसी जेल भरो तहरीक की आई नहीं है कि हम्म, किस तरह वो गिरफ्तारियां देंगे, किस तरीके से, क्या स्ट्रैटेजी है उसकी। एक एक जो है वो सियासी नारा तो ज़रूर है जेल हम्म, भरो तहरीक, लेकिन और उसके हमें सोशल मीडिया पे उसके फॉर्म्स वॉर्म्स, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स वगैरह भी नज़र आ रहे हैं कि वो मुझे नहीं पता कहीं किस तरह रजिस्ट्रेशन हो रही है और कितनी रजिस्ट्रेशन हुई है, हम्म, और किन तारीखों से और किस अंदाज में गिरफ्तारियां दी जाएंगी मुख्तलिफ उसमें। लेकिन एक अगर वो ये शुरू होती है तो एक बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी, फिर ये बिल्कुल। कितने अरसे जारी रहती है, उसका क्या होगा। जो लोग गिरफ्तार होंगे वो ज़मानत लेंगे या ज़मानत नहीं लेंगे उसमें। तो अभी देखना यह है कि जब वो प्लान सामने आएगा, हम्म, क्योंकि प्लान चेंज होते रहते हैं, खान साहब के प्लान बदलते रहते हैं। बिल्कुल। हमें देखना होगा कि वो प्लान कब, उसका बाकायदा कब ऐलान होता है। लेकिन लग ये रहा है कि वो कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें भी अभी अंदाज़ा हो रहा है कि ये हुकूमत भी इलेक्शन कराने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, हम्म, और इसके लिए उन्हें आउट आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने कुछ ना कुछ करना है। हम्म, अब वो मज़र क्या साहब, करते एक हैं, किस और तरह चीज़ के जो हेड हमने ऑफ लेते कल हैं, ये देखना है। देखी, मज़र साहब, हमने देखा शेख रशीद साहब को, जब भी हमने देखा है, जब से होश संभाला है, तो कहीं ना कहीं उनमें जीएचक्यू का तर्जुमान हमें नज़र आया। और बाजवा साहब खुद भी कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि शेख रशीद खुद हमसे अपने आप को मुंसलिक करते हैं और तर्जुमानी का जो है वो दावा करते हैं। लेकिन कल उनका बयान था कि मेरी हमदर्दियाँ बदलने की कोशिश की जा रही है, और इमरान खान साहब को जो है वो नाअहल होने के हवाले से उन्होंने ही कहा कि ये मामला जो है ये पक्का हो चुका है। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी का बयान आपके सामने है, जिसमें उनका कहना ये था कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली जो है ये ज्यादती थी। तो आपको क्या लगता है कि अब रियलाइज हो चुका है तहरीक इंसाफ को कि उन्होंने जिस तरह वो एक्टिव रहे इस सारे मामले में नवाज शरीफ के खिलाफ, अब मामला इनके सर भी आ सकता है और इमरान खान साहब की नाअहली का जो मामला है अब ये हकीकत में बदलने वाला है? देखिए, हम इसको प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते अभी। लार्जर बेंच गालिबन आज उसकी उसकी हेयरिंग है, उसमें देखते हैं नाअहली होती है। लेकिन सियासतदानों की इस तरह नाअहली जो है वो उनको सियासत से तो बाहर नहीं करती।
उनको नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ताहयात जो है उनको पर पाबंदी है, लेकिन वो सियासत तो कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की सियासत जो है वो उन्हीं के गिर्द घूम रही है। और इसी तरीके से अगर इमरान खान को आप नाअहल कर देंगे तो इमरान खान की सियासत तो नहीं ख़त्म होगी। इमरान खान को मैक्सिमम आप क्या करेंगे, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अगर आपने फ़र्ज़ करें आपने ये भी कर दिया कि उनको पार्टी ओहदा भी नहीं रख सकते, तब भी तहरीक इंसाफ की पूरी सियासत रिवॉल्व करेगी इमरान खान के ही ऊपर। अब ये टिट फॉर टैट वाली चीज़ें, शाह महमूद कुरैशी ने जो बयान दिया है वो मेरा ख्याल है उसका ताल्लुक, कल भी ये बात हो रही थी जियो के ऊपर, मुझे ये लगा कि उनके बयान से उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को गैर आइनी तरीके से हटाया गया था। अब गैर आइनी तरीके से मुराद उनकी मेरे नुक्ते नज़र से 12 अक्टूबर थी, वो पनामा वाला केस नहीं था। क्योंकि पनामा वाला केस में तो गैर आइनी काम नहीं हुआ था। पनामा के केस में तो उनको एक तरीके से नाअहल करार दिया गया था और फिर उन्हें सज़ा हो गई थी। जो गैर आइनी तरीके से हटाया गया था वो तो 12 अक्टूबर 1999 को हटाया गया था उनको। और तो मुझे, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक नहीं किया, लेकिन उनके इस जुमले से मैंने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि उन्हें गैर आइनी तरीके से उठाया गया, कि गालिबन उनका रेफरेंस जो था 12 अक्टूबर था। लेकिन इन एनी वे शाह महमूद कुरैशी क्या समझते हैं ये बिल्कुल मुख्तलिफ है इमरान खान क्या समझते हैं। इमरान खान बिल्कुल, चाहे वो नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, आसिफ अली जरदारी हों, उनके लिए उन्होंने बिल्कुल भी जो है उनके सामने फुल स्टॉप है कि इनसे गुफ्तगू करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जो मजमूई तौर पे हमारा बहुत सियासी रवैया नहीं है ये, उसकी वजह यह है कि माजी में हमने देखा है कि सख्त तरीन मुखालिफ भी जो है वो साथ बैठे हैं एक दूसरे के। बेगम नुसरत भुट्टो के लिए बड़ा मुश्किल था कि उन लोगों के साथ बैठे हैं जिन्होंने भुट्टो की फांसी की हिमायत की थी या भुट्टो उस पर, लेकिन वो बैठी उनके साथ बैठी और फिर एक MRD एक पूरी तहरीक चलाई उन्होंने। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इमरान खान एक मुख्तलिफ मिजाज के लीडर हैं, सामने आए हैं। तो पाकिस्तान में असल सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेकाम हो रहा है वो हम एक ऐसे मौके पे हमें नज़र आ रहा है जब माशी तौर पे हमारी सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। आज हमें पता नहीं कि IMF के साथ मुआहिदा होता है या नहीं होता। मुआहिदा ना होने की सूरत में क्या होगा, पाकिस्तान वैसे ही पाकिस्तान के रिजर्व्स जो हैं वो $3.5 बिलियन रिजर्व रह गए हैं। और सर एक और चीज़ ऐड कर लें, 30 जून तक $16 अरब जो है वो उसकी बात की जा रही है कि यहाँ तक ये टारगेट है IMF की तरफ से जो कि पूरा करना है। सर आपने सियासी अदम इस्तेहकाम की बात की जिसकी वजह से मुआशी बदहाली मजीद बढ़ती चली जा रही है। आपको पता है आज 9 फरवरी है, आज के दिन तक मुज़ाकरात होने थे, लेकिन कल की खबर मेरे सामने आई, आप इस पर क्या रिव्यू करेंगे कि काबीना की तादाद 85 होगी है। कल ही 7 मावनीन ख़ुसूसी ऐड किए हैं, काबीना की तादाद 85 है। आप और हम मिलकर क्या कर सकते हैं इस हवाले से कि हम पेट्रोल, गैस, बिजली इनकी प्राइसेस बढ़ने पर और IMF की शराइत और जो चीज़ें हैं वो मानने के लिए तैयार हैं, कम नहीं होते तो ये शहाना अखराजात कम नहीं होते, इसके बारे में हर TV पे अब बात की जा रही है। इससे जाहिर ये होता है कि इस पूरी 12-13 जमातों का जो इत्तेहाद है इनमें से कोई भी खुद कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। बिल्कुल कोई भी, सबको कुछ ना कुछ ओहदा चाहिए, सबको अपना, और कुछ नहीं तो अपने CV में वो उनका एक नाम होगा कि मैं एक मर्तबा मावन ख़ुसूसी भी बना था। बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ ओहदे नहीं हैं, जहाँ आपके पास इवन पोर्टफोलियोज नहीं हैं, किसी के पास पोर्टफोलियो नहीं है, बस एक मिल गया उनको मावन ख़ुसूसी। तो ये सियासी रिश्वत से ज़्यादा कुछ नहीं है कि आप सियासी रिश्वत दे रहे हैं, इत्तेहादी आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं या आपकी पार्टी के अंदर के लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, वरना कोई मंतक है ही नहीं। इस ओहदे को वैसे ही ख़त्म कर देना चाहिए मावन ख़ुसूसी। इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब आपके पास सेक्रेटरीज होते हैं आपके, तो आप कोई एक काम तो बताएं कि कोई मावन ख़ुसूसी ये काम करता हो। ये एक, और ख़ुद भी ये लोग अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते। आज किसी एक साहब का अखबार में पढ़ा कि उन्होंने माजरत कर ली मावन ख़ुसूसी बनने से। ऐसी रेयर एग्जांपल्स हमारे पास कभी कभार आती हैं, जो अच्छी बात है। सर आप देखें, इसको एक और ऐड कर लें कि 21 अराकीन तो ऐसे जिनके पास कोई महकमा ही नहीं है।
आप इनको भी ऐड करें, वो जो लोग सिर्फ आप पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक ऐसा आंसर भी पाया जाता है कि जो ये प्रोटोकॉल्स होते हैं ये भी अब एक ट्रेंड है पाकिस्तान में, ख्वाहिश है जिसकी वजह से हमें सब कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, हालांकि महकमा कोई नहीं है, करने के लिए काम कोई नहीं है इनके पास। पाकिस्तान में जो हमारा माशरा है उसमें गाड़ी की नंबर प्लेट नीली और गाड़ी की बत्ती। नंबर प्लेट भी मुझे बड़ी एक्सक्लूसिव सी चाहिए होती यस है। यस यस। उसके फिर गाड़ी के ऊपर एक झंडा लग जाता है, हाय। उनका पाकिस्तान का झंडा लग जाता जरूरी है। है। आगे पीछे ये प्रोटोकॉल। मुझे इजाज़त देता है कि मैं कोई सिग्नल तोड़ सकता हूँ, ये मुझे इजाज़त देता है कि कोई पुलिस वाला मुझे रोकेगा नहीं, ये सही कह मुझे रहे हैं। इजाज़त देता है कि मैं अपने गाड़ी पे टिंटेड ग्लासेस लगा लूँ उफ। तो कोई कोई चेक नहीं करेगा। वेरी राइट। ये झंडा मुझे इस बदकिस्मती से ये बात कहनी पड़ रही है कि ये झंडा मुझे हर गैर कानूनी काम करने की इजाज़त दे देता है। गुड आंसर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और यही सिर्फ एक ज़रिया होता है कि जी आप मैं तनख्वाह भी नहीं लूँगा, कुछ भी नहीं लूँगा, बस आप मेरा नोटिफिकेशन कर दें। वो नोटिफिकेशन मैं गाड़ी में रखता हूँ और अगर कोई मुझे रोकता है तो मैं बता देता हूँ कि क्योंकि वैसे तो नहीं पहचानता वो, मैं बता देता हूँ कि मामले खुसूसी में, तो आपको रिलीफ मिल जाता है। मजहर साहब, ये सिचुएशन तो है, 85 तक काबीना पहुंच चुकी है, लेकिन दूसरी जानिब सर मुल्क के कौमी झंडे का इस्तेमाल करते हैं। जी हरमीत, कोट करें क्विकली। अच्छा मजहर साहब, हम देख रहे हैं कि एक तो ये काबीना ज्यादा हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं। यानी सरदार अब्बासी साहब ने कहा कि ये हुकूमत लेने की क्या जरूरत थी, इसका नुकसान जो अभी हमें इलेक्शन में होगा और हो रहा है अभी हमें इलेक्शन का ये आगे नुकसान फ्यूचर में। आप कैसे देखते हैं कि नून लीग के अंदर से आवाजें उठना, क्या जो ग्रुप्स की बातें की जाती हैं कहीं ना कहीं, मरियम का अपना एक मामला है, उसके साथ अलग लोग हैं, यहाँ से शहबाज के साथ अलग लोग हैं, तो ये तासुर अब खुल के आ रहा है सर? देखिए, जॉन एलिया का शेर है, कहीं बाहर से नहीं घर से उठा है फितना, कहीं बाहर से नहीं घर से उठा है फितना, शहर में अपने ही दफ्तर से उठा है फितना। ये जो आवाजें हैं, ये क्योंकि सुनाई नहीं देती ये आवाजें लीडर्स को, वरना ये आवाजें कहीं दबी दबी आवाज़ें हैं, कहीं कोई खुलकर बात कर लेता है। अब सरदार मेहताब अब्बासी साहब ने अपनी खामोशी तोड़ी है, इससे पहले मिफ्ता इस्माइल ने अपनी खामोशी तोड़ी, दूसरी तरफ देखें तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने अपनी खामोशी तोड़ी, शाहिद खाकान अब्बासी खामोशी तोड़ी भी है उन्होंने, लेकिन वो एक लाइन अभी भी रखे हुए हैं। लेकिन अच्छी बात है, वो भी बुरी बात नहीं है कि वो क्यों कहें कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। उन्होंने पार्टी में एक अपना डिसेंटिंग वॉइस जो है वो स्ट्रॉन्ग डिसेंटिंग वॉइस के तौर पे सामने आए हैं। लेकिन ये बड़ा संजीदा सवाल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कहीं ये है कि बहुत से रहनुमा दूसरी जमातों के अपनी पार्टी लीडरशिप से खुश नहीं होते, लेकिन खामोश रहते हैं। कुछ लोग खामोश हो जाते हैं, कुछ लोग किनारा कश हो जाते हैं, कुछ लोग लड़ाई लड़ते हैं। ये हर तरह की चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून को एक शदीद बुरहान का सामना है अंदर से, और शायद इलेक्शन जो वो नहीं कराना चाहते उसकी भी एक बड़ी वजह यही है, क्योंकि अब पार्टी में ये बातें बहुत अरसे से चल रही थी कि हमने ये हुकूमत लेके बहुत बड़ी गलती की है, और जिसकी कीमत क्योंकि ये पीडीएम की गवर्नमेंट है, लेकिन इसकी कीमत मुस्लिम लीग नून को अदा करनी पड़ रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जोर भी पंजाब पर ही है, और ज़ाहिर है पंजाब डिटरमिन करता है मरकज़ में अगली हुकूमत कौन बनाएगा। तो मुस्लिम लीग नून को पिछले 10 महीनों में जितना नुकसान हुआ वो इमरान खान के 4.5 साल में नहीं हुआ, बल्कि इमरान खान के 4.5 साल में तो मुस्लिम लीग नून की सियासी जो बढ़तरी थी वो वाज़े थी। बाई इलेक्शन वो जीत रहे थे, उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ ऊपर था, लेकिन 11 अप्रैल के बाद तो उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ तेजी से नीचे आया है, और ज़िमनी इलेक्शन वो मुसलसल हार रहे हैं। ठीक है मजहर अब्बास साहब, थैंक यू, वेरी वेल रिव्यूड, क्योंकि आपने जो बात की है सबको कंक्लूड इसी पॉइंट पर किया जा सकता है कि जो हमारा झंडा है यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का, उसके साथ थोड़ा सा इंसाफ तो उन तमाम सियासतदानों का, उन पार्टी लीडरान का बनता है जो कि पाकिस्तानी कहलाते हैं। तो हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और इस पूरे घंटे में हमारी कोशिश होती है कि अच्छी अच्छी हैपनिंग सी चीज़ें जो है वो आपसे डिस्कस की जा सके। लेकिन आज स्पोर्ट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स को डिस्कस करने से पहले प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपसे कहा था कि ये एक सक्सेस स्टोरी भी है कि पहले आपकी सेहत बिल्कुल ठीक हो, फिर आपकी सेहत ख़राब हो जाए और फिर आप सेहतमंद होने के लिए जो कोशिश करें और सेहतमंद हो भी जाए, यानी बीमारी आपने डायग्नोस की, आपने उस पर काम किया, आप सेहतमंद हो गए, लेकिन उसके बाद फिर आप ऐसा काम करें जो बॉडी बिल्डिंग कहलाए, मतलब जिसमें आपको अपनी फिजिक का, अपनी फिटनेस का, अपनी डाइट का, हर चीज़ का एक्स्ट्राऑर्डिनरी ख्याल रखना पड़ता है। तो फिर ये भी एक चेन है कि पहले आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर ठीक हुई, आप सेहतमंद हुए और फिर बॉडी बिल्डिंग का ये सफ़र, ये पूरा साइकिल जो है ये हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शहराज खान, बेसिकली बाय प्रोफेशन बॉडी बिल्डर है और आज स्टूडियोज में मौजूद है, तो आपको हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहराज जी। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच। अच्छा, पहले तो बॉडी बिल्डिंग के आपके इस करियर पे तो हम बात करेंगे। गोल्ड मेडल तो आपने लिए हैं 45 ममालिक हैं, बल्कि उससे ज़ायद, जहाँ पर आपने कम्पीट किया, आपने विन किया, पाकिस्तान का अच्छा इमेज पोर्ट्रे किया। लेकिन उसके पहले की जो स्टोरी है ना, पहले ज़रा वो बताएं कि ये सेहत के क्या मसाइल थे आपको, उसके बाद कैसे सेहत याबी आपने हासिल की और उसके बाद फिर कैसे बॉडी बिल्डिंग का ये सफ़र। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। इसके ये अगर मैं आपको मुख्तसरन बात करूं इस पे, तो एक लॉन्ग जर्नी, एक लंबा सफ़र था जिसमें से मैंने बहुत सारी मुश्किलात में से गुजरा भी और अच्छे और बुरे वक्त भी देखे। और इसमें से जो सबसे मुझे जो क्रिटिकल जो मेरा एक टाइम था वो ये था कि मुझे एक बीमारी हो गई थी जिसमें मैं काफ़ी शोज़ में पहले भी जिक्र किया, मतलब हाइटिस हर्निया था, जो कि एक मैदे का मर्ज होता है और वो बहुत बुरी सूरत हाल इख्तियार कर चुका हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कोशिशें की, कोशिशों के बाद अल्लाह ने एक सिला दिया, मेहनत की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मौके ना। लेकिन सेहतमंद होने के बाद तो बंदा कहता है चलो अब सेहत हो गई है, शुक्र अल्लाह पाक ने सेहत दे दी है, अब इसका ख्याल रखें जी। अब उसके साथ ये जो थॉट प्रोसेस है कि अब बॉडी बिल्डिंग करनी है, उसमें तो आपको पता है ना कि यू आर जस्ट समटाइम लग रहा होता है कि एक बॉडी बिल्डर है वो अपनी जिस्म पर जुल्म भी कर रहा होता है, अपनी फिजिक। इट सीम्स टू बी लाइक दिस ना, ऐसा होता जी नहीं है। बिल्कुल, आपने सही फरमाया। बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को, जो आपने वर्ड यूज किया ना, जुल्म कर रहे होते हैं। एक्चुअली इज यू नो सैक्रिफाइस। बॉडी बिल्डिंग यू नो इट्स अ नेम ऑफ लाइक डिसिप्लिन, और आपने सैक्रिफाइस और उसके बाद जाके आप किसी मुकाम पे आते हैं। सिंपली ये नहीं कह सकते बॉडी बिल्डर बन गए या जस्ट गोल्ड मेडल ले लिया और जिम चले गए, आपने जिम कर ली, दैट इज नॉट समथिंग लाइक दिस। खाने की कुर्बानी, शादी ब्याह में जाने की, सुबह उठने की, शाम को उठने की, बहुत सारी चीजें हैं। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं। अच्छा, ये आपने जो एक सवाल किया तो ये बहुत यानी यू नो एक दिल को लगता है सवाल। तो अच्छा, इसमें हुआ ऐसा था कि डेफिनेटली जिस तरह मैं बीमार था, मैं एक ओवरवेट में भी गया। ओवरवेट के बाद जब आप एक कोशिश करते हैं, अल्लाह आपको थोड़ा सा सिला देता है। तो सिला देने के बाद यू नो मैंने अपनी स्टमक की एक्सरसाइज खुद स्टार्ट की। अच्छा। तो एक हाइटिस हर्निया की थी, मैंने खुद अपना यानी काफ़ी अपने बारे में पेंसिल कॉपी पकड़ता हूँ और रिसर्च की अपने बारे में खुद। अच्छा। कि मुझे क्या चीज़ें थी जो मुझे तंग करती थी, क्या न्यूट्रिशन थी जो मुझे तंग करती थी। तो उसमें मैंने कुछ डिसिप्लिन अपनाना शुरू किया और उसकी कुछ एक्सरसाइज तकरीबन 6 मंथ मुझे लगे रिकवरी में आते हुए। यानी 110 और अप्रॉक्स लाइक 100 प्लस वेट से मैं ड्रॉप कर देता हूँ 47 kgs के ऊपर। जब मैं बीमार हो गया था, हेपेटाइटिस A, B एंड E ये लग जाता है। उसके बाद जब कुछ डिसिप्लिन आए फूड के ऊपर, कुछ आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसी फिजिक बनी। तो आई जस्ट थॉट कि मुझे इसको प्रोफेशनली भी इख्तियार करना चाहिए। और प्लस ये कि जो लोग इन बीमारियों से गुजर रहे हैं तो मुझे उनकी हेल्प आउट भी करनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि मेरी वाली बीमारी से गुजर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि उनमें से अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि जो अब इस तकलीफ से गुजर रहा हो, काफ़ी बेहतरी उसमें आई है। तो इसी तरह मैंने पहले लाहौर चैंपियनशिप विन की, फिर उसके बाद नेशनल चैंपियन बना पाकिस्तान का, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज वर्ल्ड चैंपियन हूँ मैन फिजिक का, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स रियली गुड। और ये अप्रिसिएशन है इस्लामाबाद से हमीद हमारे अच्छा साथ। शिराज, आपने बात की है, हम आपसे सवाल भी करेंगे, बहुत सारे सवाल तो हमारे मन में भी हैं। हम देखते हैं कि मैं खुद एक जिम जाता हूँ, सुबह सुबह तो मैंने एक शख्स को देखा है जिसकी उम्र भी काफ़ी है, लेकिन उसकी टांगे नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने अच्छी अपनी फिजिक जो है वो बनाई, कहीं ना कहीं डोले शोले जो है बड़े मज़े के बनाए हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपने 45 ममालिक में गए, लोगों को हराया। अब हम देखते हैं कि वैसे तो चलो ये भी अच्छा लगता है कि आप जो शर्ट पहनते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, आप अच्छे लगते हैं, आपकी पर्सनालिटी काफ़ी उसमें भी बदलाव नज़र आता है। लेकिन बीमारियों के हवाले से आपसे जानने जाएंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे कम से कम अगर आप जिम की तरफ जाते हैं तो उन बीमारियों से भी आप बच जाते हैं और कहीं ना कहीं सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो भी गुजार सकते हैं। थोड़ा सा ये भी बताइएगा। अमित भाई, आपने तो फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन माशाल्लाह आपने भी बहुत अच्छा एक सवाल किया है, जिसमें देखिए आपने एक जिक्र किया, आप जिम भी जाते हैं, एक बंदे की टांगे नहीं है।
अब मेरी भी एग्जांपल देखें तो मैं एक बहुत ही आप कहें ऐसे मर्ज जिसमें डॉक्टर मुझे कह देते हैं कि आपकी सिर्फ सर्जरी होगी, इसके बाद खुराक की नाली बंद कर देते हैं, बाईपास आपकी खुराक सिर्फ स्टमक से ही जाएगी। देखिए ये दो एक ऐसी चीजें हैं जिसको एक आम बंदा सोचे तो वो कहेगा यार इम्पॉसिबल से मेरे लिए जिम जाना या न्यूट्रिशन लेना, ओवर डाइट लूंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। आपको पता है बॉडी बिल्डिंग में जाके हमें ओवर डाइटिंग भी मतलब अपनी प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स एक मिकदार तक हमें कैलकुलेशंस के मुताबिक उस पर लेनी पड़ती है। अब मैं जिक्र करता हूँ जिस बंदे की आपने बात की उसकी टांगे नहीं है माशाल्लाह, उसके आर्म्स अच्छे हैं, बॉडी यानी अपर बॉडी इज गुड, तो मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा ये सारी गेम सिर्फ ये बॉडी की नहीं है, ये गेम है सर आपकी ब्रेन एंड हार्ट की एंड माइंड कनेक्शन की। देखिए उसके अंदर मोटिवेशन है अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए उसकी टांगे नहीं है, उसने अपने लिए कुछ किया, उसकी एक अच्छी बॉडी बन गई जिस तरह के आपने फरमाया। इसी तरह से मेरे साथ भी था, मैंने गिव अप नहीं किया। यहाँ से पहले एक दौर आया जब मैं बेड पे था और तकरीबन 10-10, 12-12 दिन मुझे ड्रिप्स लगी हैं, बॉडी एडिमा हो जाती है, तो नाउज बिल्ला एक शैतानी आपके वसवसे आते हैं कि यार इससे बेहतर है बंदा अपने आप को मार ले, खत्म कर ले, ये अजियतनाक जिंदगी हो चुकी है, होपलेस हो जाते जी हैं बिल्कुल। तो अल्लाह की तरफ से जब आपके दिमाग में मोटिवेशन आती है ना, उसके बाद बहुत बड़ी चेंजिंग्स आती हैं, जिसमें से मैं खुद एक मिसाल हूँ। तो यानी मेरे माइंड कनेक्शंस मैंने अपने आप को दिए। आप कोई भी अमित भाई आप खुद ही भी एक्सरसाइज करते हैं, जब तक आप माइंड कनेक्शंस बाइसेप्स को या चेस्ट को नहीं देंगे आपको गेम का मजा नहीं आएगा। तो सर इस सवाल का जवाब है कि ये माइंड कनेक्शन और मोटिवेशन। अच्छा जी, मोटिवेशन तो चले आपको आ गई और आपको बुलाया भी इसीलिए ताकि आप मोटिवेट करें उन लोगों को। पहले तो जो जर्नी है ना आपकी एक सेहतमंद होने की, वो भी बहुत अहम है कि बहुत सारे लोग बीमारी में जो चीज़ छोड़ देते हैं ना वो होती है विल, कि हमने ठीक ही नहीं होना, हम तो बीमार हो गए हैं। आपको पता है मुझे ऐसा लगता है कि आप बीमार होते हो तो सबसे ज़्यादा चीज़ आपकी हेल्प करती है रिकवरी में, वो आपकी विल होती है कि मैं ठीक हो जाऊंगा या मैं ठीक हूँ या छोटी सी बीमारी है, इट्स ओके। लेकिन अगर चले आपकी इस करियर की बात करें, चले वो तो माशाल्लाह आप सेहतमंद हो गए, अल्लाह आपको आगे भी सेहतमंद रखे। अब जो 45 ममालिक है वहाँ गए, आपने बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों में आपने पार्टिसिपेट किया, ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि जीते भी। आप कैसे जीते? ये मेडल्स पड़े हुए आपके आगे, ये भी ज़रा दिखा दें हमारी ऑडियंस को। गोल्ड मेडल भी जीते इन्होंने और बहुत सारे और क्रेडिट्स भी हैं। तो इस हवाले से भी ये जर्नी जो आपकी रही है ये भी जरूर शेयर कीजिएगा, ये कहाँ से और वो कहाँ से? अच्छा, इसमें तो ये एक मैंने गोल्ड मेडल जो था ये है मैन फिजिक डायनम फिजिक है, जो कि पाकिस्तान में मैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद बंदा हूं जिसने डायनम फिजिक विन किया गोल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो जो सेकंड वन है दैट सिल्वर, ये मैटिग्रीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मैंने मैन फिजिक में 45 कंट्रीज से डिफरेंट एथलीट्स थे जिसके दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुआ और पाकिस्तान का नाम रोशन करने में। अच्छा, किस किस ने पार्टिसिपेट किया था वहाँ? बिकॉज हम ये सवाल इसलिए करते हैं जब हम बहुत सारे एथलीट्स हमारे पास आते हैं, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्समैन लोग हमारे पास आते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि वो जब पाकिस्तान को पोर्ट्रे करते हैं ना, तो इतने ममालिक में, उनमें इंडिया भी है, इंडोनेशिया भी है, पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक है, यूरोप साइड की आप बात कर लें, तो एक अलग ही प्राउड मोमेंट होता है जब आप पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं। उस वक्त वैसे आपका खून डबल हो जाता है। तो वो कंपटीशन क्या था व्हेन यू लाइक वॉन, तो वो क्या सिचुएशन थी जिस यू वांट टू डिस्क्राइब? आपके सारे सवाल ही हार्ट टचिंग से ही हैं। तो इसमें देखें जिस तरह ये वहाँ पे अभी जब एक सबसे बड़ा एक नारा लगता है ना, लाइक कमेंट करना चाहूंगा कि आप किसी को फिजिक दे के उससे ट्रेनिंग मत लीजिए, ठीक है, उसके पास नॉलेज दे के ट्रेनिंग लीजिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं उसकी बॉडी बड़ी है, वो कहते हैं जी आप ये डब्बा ले लें, वो प्रोटीन ले लें, और वो बच्चा बेचारा डब्बा ले तो जाता है, उसके एक की बजाय 10 स्कूपिंग ले रहा है, तो डेफिनेटली इट्स इफेक्ट्स ऑन किडनी, ठीक है। आप उसको क्रिएटिनिन लेवल, प्रोटीन लेवल हाई करें तो डेफिनेटली उसके ऑर्गन्स में इफेक्ट करेगा। सेकंड चीज, ये सबसे मेन चीज जिसके ये मेरा भी सीक्रेट है, हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं और हमारी कोचेस, हमारी ट्रेनर्स हमें बार बार क्या कह के थक जाते हैं, यार वाटर इनटेक करें, वाटर इनटेक करें, ठीक है। वाटर इनटेक इज द मेन थिंग। मैं अपनी बीमारी से अल्हम्दुलिल्लाह अगर बचाऊं तो वो वाटर इनटेक ही है, ठीक है। बेवरेजेस हैं डिफरेंट नेचुरल लाइक सिट्रसेस हैं, ठीक है। तो आपका अगर प्रोटीन ले रहे हैं, आपका वाटर इनटेक कंप्लीट नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूंगा इससे बेहतर आप प्रोटीन हाई करें ही ना अपनी। वाटर इनटेक आपका ज्यादा होगा, आपके फ्लैश आउट ज्यादा होगा, यूरिन इनटेक यूरिन आपका ज्यादा पास होगा, तो आपको उम्मीद है किसी किस्म के साइड इफेक्ट्स होने की भी। आपको पता है शिराज, जो आप बातें कर रहे हैं वो बीइंग एथलीट तो चले आप सजेस्ट कर ही रहे हैं देखने वालों को कि आपको ये करना चाहिए, लेकिन एक आम ह्यूमन बॉडी की डिमांड्स भी यही है जिसको हमने इतना निगलेक्ट कर दिया है कि हम समझते ही नहीं है। डाइट करनी है हमने दूसरे तरीकों की तरफ जाना है। अब आप बात कर रहे हैं प्रोटीन की या वो जार प्रोटीन की या व्हाटसोएवर, नेचुरल प्रोसेस तो फिर भी नेचुरल ही है, आप कुछ भी करें। अब ये पानी, मैं कल ही इसके बारे में सोच रही थी, आपने आज बात की तो मैंने कहा इसको सेकंड करती हूँ। आपका वेट अगर आप बहुत ओबीस हैं, बहुत ओवरवेट हैं, पहले 10 से 20 केजी, तो आप सिर्फ पानी पी के रिड्यूस कर सकते हैं। right, और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपका ताल्लुक किसी स्पोर्ट्स से नहीं है, लेकिन आप सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए पानी ज्यादा पिए। आपको पता है मैंने अपने इर्द गिर्द या खुद को भी देखा है, आप देखिए दिन में 8 ग्लास कहते हैं, जो कि अब वैसे 10 से 11 ग्लास कर दिए गए हैं गर्मी की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। आप मुझे आज बता दें, जो मुझे देख रहे हैं, कि कल के दिन में आपने कितने ग्लास पानी पिया था? आपने 2-3 ग्लास पानी भी नहीं पिया होना।
बहुत कम लोग हैं जो पानी का इंटेक अच्छा करते हैं। ये आपकी सारी बीमारियों की जड़ है। इसको कोशिश करें कि मैं तो अपने इंस्टाग्राम पे अभी स्टोरी लगाना शुरू होगी कि मैंने जब पानी पीना है मैंने एक स्टोरी लगा देनी, ताकि मेरी वजह से बाकी लोगों को रिमाइंडर मिले कि आप भी पानी पी लें। ये भी आप बहुत अच्छा काम ये अच्छी चीज है जो करनी चाहिए आपको, तो पानी जरूर पिए। ये सोशल मैसेज है जो आपको देना जरूरी था। अच्छा, ये बताएगा आप इस जर्नी में कि अब आपने माशाल्लाह प्राउड पाकिस्तानी काम भी कर लिया, अब फैमिली सपोर्ट शुरू से रही थी इस हवाले से? बिकॉज इस प्रोफेशन को एज अ प्रोफेशन लेना भी एक एक अचीवमेंट है पाकिस्तान में। आसान नहीं है इस पे पैसा कमाना, क्योंकि वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, प्लस स्कोप कंपैरेटिवली इतना ज़्यादा नहीं है। अब शायद रुझान बढ़ता जा रहा है, तो इसे एज अ प्रोफेशन कैसे कैरी कर रहे हैं? जी देखिए, आई एम बिलोंग फ्रॉम मिडिल स्टैंडर्ड फैमिली, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं ओपनली बात करूं, माजद के साथ ये जो गेम है ना, मुझे जो एक फील हुआ है, ये हम पाकिस्तानियों की नहीं है। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, महंगी पड़ी है, ये महंगी बहुत है। और मैं अब जाके ना, मोटिवेशन मुझे थी थाईलैंड में, मैंने पाकिस्तान के लिए विन किया माजिद के साथ। अब मैं डीप मोटिवेट होना जरूर शुरू हो गया हूँ। मुझे थाईलैंड के अंदर ये ऑफर है IFBB प्रो की, जो कि जर्मनी में नेक्स्ट फैब में, ठीक है। मैं टीम पाकिस्तान की तरफ से सिलेक्ट होके गया था, ठीक है। यकीन माने, मतलब अगर मैं खजूर की भी बात करूं, खजूर से लेके पानी का एक गिलास से लेके एवरीथिंग मैंने अपनी जेब से बाय किया। मैंने अपने पर्सनल एसेट्स सेल किए, ठीक है। उसके बाद कुछ लोन्स लिए, उसके बाद उसके बाद मैंने इस चैंपियनशिप के लिए 3 महीने पहले मैंने रिजाइन किया अपनी जॉब से, ठीक है। प्रिपरेशन करनी थी। अब वापस आया हूँ, तकरीबन 5 महीने हो गए हैं माशाल्लाह। सारे दौरान आप तो छोड़ें, स्पोर्ट तो दूर की बात, किसी ने अभी तक मुबारकबाद तक नहीं दी ना, हमें कोई मिनिस्ट्री ने किसी ने मुबारकबाद तक नहीं दी। तो मैं तो इसी से अब डीमोटिवेट होना शुरू हो गया हूँ, तो बहुत ज्यादा हुआ हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग। नहीं, आपने डिमोटिवेट नहीं होना, हमने आपको मोटिवेट करने के लिए बुलाया है। ऑल दो आपको पता है हमें भी दुख होता है और तकलीफ होती है। हरमीत पाजी, आपको पता है कि जब भी कोई स्पोर्ट्स का रिलेटेड बंदा या स्पोर्ट्समैन हमारे पास आता है, ये गिला एक ऐसा कॉमन गिला है और ये मसला एक ऐसा कौमी मसला है जो हर बंदे को होता है कि हमारे पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, हमारे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, हमें कोई फंड्स नहीं मिलते। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग जाते हैं, आप लोग मेहनत करते हैं, सेल्फ फाइनेंस करते हैं और फिर पाकिस्तान के लिए कुछ लेकर भी आते हैं। जी हरमीत, आप कुछ पूछ रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल सुहा, आपने तो फरमाया कि अगर हम देखें बहुत सारे एथलीट जो आते हैं, और हमारा सवाल भी यही होता है कि हम अगर देखें पड़ोस में हिंदुस्तान को देखें, क्योंकि हम ज़्यादा उनको फॉलो भी करते हैं। बहुत सारे मीडिया पे अगर हम देखें तो उनके कहीं ना कहीं अगर सिल्वर मेडल भी उनको मिला हो तो उनको सपोर्ट किया जाता है, उनकी गवर्नमेंट जो है उनको सपोर्ट करती है, कहीं ना कहीं मीडिया इंडस्ट्री उनको सपोर्ट करती है। शिराज जो है आज अगर यहाँ पे आए तो हमारी कोशिश है कि इनका ये जो मस्बत काम है ये हम दिखा सके कि इन्होंने मुल्क के लिए अपनी जो लाइफ है उसको अपनी जॉब को कुर्बान किया और कहीं ना कहीं सोचे कि मैं मुल्क के लिए कुछ करूं। तो इनको अगर हल्की थपकी मिलती है तो जरूर इंसान मजीद बूस्ट होता है। ऐसे कोई नहीं है। लेकिन शिराज, आपसे जानना चाहेंगे, मायूसी गुनाह है और आप नहीं हुए, आपने उमूमन नए अबूर तय किए हैं और हमारी दुआ है आपके साथ है कि अल्लाह आपको भी कामयाबियां दें और कहीं ना कहीं आपका जो पैगाम है ये पार्लियामान में बैठे जो लोग हैं वहां तक उनके कानों तक भी पहुंचे, अगर सियासत से वो निकले। शिराज, सिंपल आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे नौजवान, एक तो मैं ये सवालात इसलिए कर रहा हूँ कि आप आए हैं और आपसे बहुत सारे लोग जो बैठे हैं वो आपसे सीखें। बहुत सारे नौजवान हम देखते हैं, आते हैं, जिम आते हैं, आपको देखते हैं, आपकी बॉडी को देखते हैं, डोले शोले देख के वो भी ये कहते हैं कि बस 2 दिन में हमने बनानी है, और हम देखते हैं कि 2-3 हफ्ते बाद फिर वो वहां से भाग जाते हैं। उनको क्या कहेंगे कि कितना टाइम लगता है कम से कम हल्की फुल्की बॉडी बिल्ड होने में? कंसिस्टेंसी। जी राइट, माशाल्लाह, इनकी तो ऑलरेडी टीमें बैठी हैं, काफी कुछ गुड नॉलेज है। इट्स नॉलेज एक्चुअली, इट्स नॉट इन्फॉर्मेशन ओनली। अप्रिशिएट। अच्छा, जो मेन चीज़ है ना, देखिए हरमीत भाई, मैक्सिमम ना आजकल यूट्यूब और दूसरा जो सोशल मीडिया है, इसमें ना हम लोगों ने अपने व्यूज़ बनाने के लिए, वो बनाने के लिए लोगों को थोड़ा सा बेवकूफ़ भी बनाया। 20 दिन में ऐसी गेम करेंगे, डोले इतने हो जाएंगे, ठीक है। 20 दिन में आप ऐसे करें, ऐसी डाइट बनाएं, आप ऐसे हो जाएंगे। एक्चुअली इट्स रॉन्ग, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। और मैं कहूँगा ये जो भी आते हैं ना बच्चे, जिस तरह अक्सर मैं मिसाल देता हूँ, मेरा यानी अपने फिटनेस क्लब में मेरे अक्सर आते हैं, तो मैं एक छोटा सा मजाक कर देता हूँ, मौसमी पतंगे टाइप, ये मैं लफ्ज़ यूज़ करता हूँ। तो मतलब कॉलेज से छुट्टी हुई या मतलब स्कूल से वो आते हैं, थोड़े दिन यूज करते हैं और वो अक्सर डिमोटिवेट होते हैं, यार मेरे तो नहीं हुए 20 दिन में ऐसे, और वापस चले जाते हैं। एक्चुअली इट्स राइट, लेकिन ये जो है ना इज अ लाइफस्टाइल, ठीक है। आप देखें, मैंने ना ये तैयारी इसलिए नहीं शुरू की थी कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने सिर्फ अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहा था, ठीक है। लाइफस्टाइल चेंज किया तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे अपनी फिजिक में कुछ नजर आया तो मैं जब कुछ कंपटीशंस देखने जरूर जाता था, खेलने नहीं जाता था। अच्छा। जब मैं देखता था कि यार ये चैंपियन माशाल्लाह बन गया, अल्लाह ताला इसको और कामयाब करे, तो मैं देखता था अगर मैं इसके साथ खड़ा हूँ
चैंपियनशिप में, तो मुझे लगता है मैं इसे विन कर जाऊंगा। तो मतलब एक थॉट आई, तो फिर ये देखे मैंने लाइफस्टाइल से अपने आप को पकड़ा है। उसके बाद आहिस्ता 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 और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 years मैंने लाहौर, मिस्टर लाहौर, उसके बाद नेशनल चैंपियन और वर्ल्ड चैंपियनशिप बना हो, ठीक है। तो बट थिंग इज सरमी भाई वंस अगेन कि 20 दिन 40 दिन ये मैं ये आपसे करूंगा, बेशक 60+ भी हो जाए। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं 60+ है, ठीक है, कुछ आ रहे हैं किसी को हड्डियों के मसले हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो 60+ भी वो अभी भी माशाल्लाह मुझसे अच्छा उनका इंडोरेंस है, वो कर रहे हैं। लाइफस्टाइल है आपका। अच्छा, वैसे बिल्कुल ठीक है, जिम, डाइट और अपनी फिजिक को फिट रखना ये एक लाइफस्टाइल है, ये 2-4 दिन में होने वाली चीज़ नहीं है। शिराज, ऑल दो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपसे डिस्कशन रही, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम गुड मॉर्निंग पब्लिक कि आप मजीद भी अपने इस ख्वाब को चेरिश करें। लेकिन अगर आप ये सबक भूल गए तो मैं दोबारा से आपको पढ़ा दूँ कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आपके फैसलों में मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए, आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती, बिलीव मी, ट्रस्ट मी। सो इसी के साथ अपने दिन को शुरू करें। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। मसला होता है आवाम का, और इसमें हमारे पब्लिक न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट जो होते हैं वो हमारे साथ होते हैं, क्योंकि वो फील्ड में मौजूद होते हैं, तो आम आवाम की जो रिएक्शंस हैं वो ट्रांसपेरेंटली हम तक पहुंचाते हैं। तो शेख इदरीस हमारे साथ मौजूद है आज गुड मॉर्निंग पब्लिक में। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा शेख इदरीस, हम जिस टॉपिक पे आज बात कर रहे हैं वो यही है कि जिसके बारे में हमने परसों भी बात की थी कि पेट्रोल जो है इसका शदीद बहरान आ चुका है। एक दफ़ा तो प्राइस बढ़ी है, अब दूसरी दफ़ा भी कहा जा रहा है कि 10 से 15 फरवरी के बीच भी ये प्राइस एक बार फिर से बढ़ेगी। लेकिन उस दौरान उस बीच ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी या पेट्रोल स्टेशन मालिकान जो है उन्होंने ये जो बहरान पैदा कर दिया है, इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं शेखपुरा में, कसूर में, लाहौर में। ये कार्रवाइयाँ क्या क्या हुई हैं, कहाँ कहाँ हुई हैं और इसके नतीजे में क्या सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम तरीन मामला है। फ्यूल, पेट्रोलियम मसनूआत एक बड़ी अहम तरीन जरूरत है हर एक शहरी की, चाहे कि उसके पास मोटर बाइक है, चाहे उसके पास गाड़ी है। तो ये जो मसनूई बहरान पैदा किया गया, ये मसनूई बहरान जो है बहुत पहले पैदा किया गया। अभी तकरीबन 35 रुपए फी लीटर पेट्रोल प्राइस जो है वो बढ़ी, उससे 2 रोज कबल ही जो है ये बहरान पैदा कर दिया गया था पेट्रोलियम मसनूआत का। तो हमने देखा कि सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ जो पेट्रोल पंप्स हैं, लंबी कतारें वहां पर मौजूद थी पेट्रोल की कीमत बढ़ने से पहले ही। फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई और उसके बाद ये सुनने में आया कि अब दोबारा से बढ़ेगी, और उसके बाद ये दोबारा से ये बहरान पैदा हो गया। और हम आज तक देखते हैं कि लंबी कतारें हैं और इसके साथ साथ जो पेट्रोल पंप खुले हैं वो भी शहरियों को एक मखसूस रकम के अलावा उससे ज्यादा जो है वो पेट्रोल नहीं दे रहे। इस पर जो है ओगरा की जानिब से भी एक्शन लिया गया। गुज़िश्ता रोज ओगरा की जानिब से मरासला लिखा गया चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, और उससे कबल हम देखते हैं कि कमिश्नर लाहौर डिवीजन है मोहम्मद अली रंधावा, डिप्टी कमिश्नर लाहौर हैं राफिया हैदर, और इसके साथ साथ लाहौर के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको भी हिदायत जारी की गई कि वो इस सिलसिले में क्रैकडाउन करें। तो गुज़िश्ता रोज ये जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से अहकामात दिए गए थे तमाम तर डिप्टी कमिश्नर्स को कि वो क्रैकडाउन करें, उस पर कार्रवाइयों का तो आगाज किया गया। लेकिन आज सुबह ही हम देखते हैं गुज़िश्ता रोज ये अहकामात दिए गए डीसी लाहौर की जानिब से, और आज ही पंजाब के तमाम तर असिस्टेंट कमिश्नर्स तब्दील कर दिए गए। अब जो नए जो तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं वो आएंगे और उसके बाद अपने अपने ऑफिस होल्ड करेंगे, उसके बाद वो फील्ड विजिट करेंगे। लेकिन शहरियों की जानिब से भी अदम एतमाद का इजहार किया जाता है हुकूमती महकमे हैं, जो इदारे हैं, उनकी कारकर्दगी पर, कि इस सिलसिले में अगर डेटरेंस हो हुकूमती महकमों का इन तमाम तर पेट्रोल पंप मालिकान पर कि वो इसको ये मसनूई बहरान पैदा ना करें, अगर डेटरेंस होगा तो वो कतई तौर पर पैदा नहीं करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि यही सूरत हाल है। शेख आपने बात की, शेख इदरीस आपने बात की, हम गवर्नमेंट की सिचुएशन की बात करें। गवर्नमेंट जो है, राना सनाउल्लाह साहब का बयान आपके सामने है कि भाई मुझे तो नहीं मालूम, मुझे तो अभी पता चला। अगर मुसद्दिक मलिक का बयान मुझे याद है, मैं बैठा था और मैंने देखा कि उनका भी यही कहना था कि मुझे तो अभी विजुअल में पता चल रहा है कि ये बहरान है। यानी जो हुकूमत है, वुज़रा है, जो पेट्रोलियम के वजीर हैं मुसद्दिक मलिक, उनको भी नहीं पता था कि ये मामला हो गया और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल जो है वो नायाब हो चुका है। तो आप नहीं समझते हैं कि ये इतनी गफलत जो है हुकूमत की जानिब से बढ़ती जा रही है कि उसका खमियाजा जो है वो आवाम को भुगतना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, ये बुनियादी तरीन जरूरत है, बुनियादी तरीन जरूरत है पेट्रोलियम मसनूआत की जो फराहमी है। और इस सिलसिले में जैसे ये हुकूमती शख्सियात का आपने जिक्र किया, उनकी जानिब से ये बयान सामने है, तो ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। और इसी तरह से हम माजी करीब में, माजी बैद में भी देखते हैं कि कोई भी सियासी जमात जब आती है उसकी तमाम तर तवानाइयां मुखालफीन को दबाने के लिए, उनके खिलाफ नई इन्वेस्टिगेशंस करने, नए नए मुकदमा ढूंढने
और उनको उनके इंतराज में लग जाती हैं। और आवाम का जो रिलीफ है, जिनके मैंडेट से, जिनके वोट लेकर वो ऐवानों में आए हैं, जिनके लिए वो कानून साजी करना उनका हक है, और उनको जो है तमाम तर बुनियादी सहूलियत फराहम करना जो कि फर्ज अवलीन होना चाहिए सियासतदानों का, ऐसा नहीं होता। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि अगर हुकूमती जो आला शख्सियात हैं उनकी जानिब से भी जो है शहरियों को रिलीफ फराहम करने के हवाले से दावा तो नहीं किया गया, बल्कि उससे लाइलमी का इजहार किया गया, तो इस पर अफसोस किया जा सकता है। और इस सिलसिले में आम शहरी ये तमाम तर बातें करते हैं, और आम शहरी इसके बारे में ये कहते हैं कि हुकूमत के ऐवानों में कोई भी सियासी जमात के लीडर बैठे, उनको अवाम की तकलीफ का, अवाम के मसाइल का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। और इस सिलसिले में आम शहरी इदरीस, आप आम आदमी के साथ होते हैं, फील्ड में काम करते हैं, आपको ज्यादा इल्म भी है सारी सिचुएशन का। कल हमने देखा कुछ वीडियोस हमारे सामने जिस पर कुछ हमने देखा कि आईजी की जानिब से जो नोटिस लिए गए, आपने भी जिक्र किया, कुछ जगहों पे ऑपरेशन किए गए, जो पेट्रोल है उसको भी जब्त किया गया। अब आप क्या देखते हैं, आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं? क्या आप कुछ पेट्रोल पंप बंद किए गए थे वो दोबारा खुलने लगे हैं? और ये जो तनबीह दी गई थी वजीर मुमलिकत की जानिब से, तो अब पेट्रोल ये जो पंप के जो मालिकान है, अब वो आपको लगता है कि इस किस्म की हरकतों से अब दोबारा इस किस्म की हरकतें नहीं अपनाएंगे, बल्कि वो उसी चीज़ पर अमल करेंगे जो हुकूमत की जानिब से जो इंस्ट्रक्शन होती है? या आपको मजीद चीज़ें, अगर IMF का पैकेज आता है और कहीं ना कहीं ये खदशा जाहिर किया जाता है कि अब पेट्रोल की प्राइस मजीद बढ़ेगी, तो फिर ये हालात दोबारा आवाम को देखने को पड़ेंगे? जी बिल्कुल, काश ऐसा ही हो कि आवाम को ऐसे जो है तकालीफ का एहसास ना करना पड़े। किसी भी महकमे के सरबराह की जानिब से खाली नोटिस ले लेना आवाम के मसाइल का मदावा नहीं हो सकता, उनके मसाइल उससे हल नहीं होते, बल्कि ये नोटिस जो है इसको लेने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। जितने भी जखीरा अंदोज हैं इस तरह के मसनूई बहरान, चाहे कि वो पेट्रोलियम मसनूआत का हो, चाहे वो आटे का हो, चाहे वो गंदम का हो, चाहे वो किसी भी बुनियादी जरूरत का हो, तो जखीरा अंदोजों के खिलाफ जब एक बार कार्रवाई होगी, वो किसी भी चीज को उसकी जखीरा अंदोजी में मुलव्विस हो, तो शायद दूसरे जो फरीक हैं, दूसरे जो सेक्टर के लोग हैं, उनको इसके बारे में खौफ और वो आइंदा ऐसी जुर्रत ही ना करें। लेकिन हम देखते हैं कि कवानीन में तरमीम की जरूरत है, और कवानीन में तरमीम के साथ साथ जो पहले से मौजूद कवानीन है उन पर अमल दरामद भी सबसे अहम तरीन चीज है। अगर सख्ती से कवानीन पर अमल दरामद करवाया जाए तो ये तमाम सर जो छोटे छोटे माफियाज हैं उन पर डेटरेंस होगा स्टेट का, और वो ऐसी किसी भी मसनूई बहरान पैदा करने, मसनूई तौर पर कीमतें बढ़ाने और जखीरा अंदोजी से रह सकेंगे। तो इस सिलसिले में अहम तरीन जरूरत ये है कि जो हुकूमती महकमे हैं उनकी कारकर्दगी को बेहतर किया जाए, चाहे वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हो, चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर्स हो, चाहे वो ओगरा का स्टाफ हो, चाहे वो जिला इंतजामिया हो, चाहे वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हो, तो ये कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की जरूरत है, कोई भी सेक्टर की बात कीजिए। ठीक है शेख इदरीस, थैंक यू सो मच टुडे। और आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है हरमीत, आप इस चीज़ को देखें कि अगर कार्रवाई का कहा, कार्रवाई हुई, 30 करोड़ से ज़ायद मालिक का पेट्रोल, जो पेट्रोल पंप मालिकान ने जो टैंकर रखे हुए थे वो बरामद तो कर लिया, लेकिन अब जो कार्रवाई की बात की जा रही है, जो असिस्टेंट कमिश्नर्स को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आप कार्रवाई करें, और सुबह सुबह ही उनको चेंज कर दिया गया, बिकॉज वो भी अब ट्रांसपेरेंटली होकर जब कोई काम करना चाहता है, जब कोई कार्रवाई करना चाहता है, जब आम आवाम और रियाया के लिए कोई खिदमत करना चाहता है, तो उस पर क्या ब्लास्ट हो जाता है। ये है कि हम जब भी देखते हैं कि इस किस्म के जखीरा अंदोज जब एक्टिव होते हैं, तो फिर हम अमूमन ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं पुष्पनाही पे वो लोग, उनके जो नुमाइंदे हैं, या कहीं ना कहीं पेट्रोलियम मसनूआत की मैं बात करूं, या आटा या चीनी या इस किस्म का जो बहरान खड़ा होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि पार्लियामान में बैठे जो नुमाइंदे हैं, जो अवामी नुमाइंदे अपने आप को कहते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट होता है, उनकी फैक्ट्री हैं, उनके पेट्रोल पंप है, और कहीं ना कहीं ये मालिकान का जो लेन देन है उन्हीं के साथ होता है। तो ऐसे में जब इस किस्म की सिचुएशन होती है, अब आपने देखा इदरीस शेख ने खुद बता दिया कि जब मामला एक्शन पर आया तो किस तरह तबादले जो है हुए अफसरान के। हम अक्सर ब्यूरोक्रेसी पे बात करते हैं कि ब्यूरोक्रेट जो है वो ना अहल है, ना लायक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ऊपर से जो ऑर्डर मिलते हैं, यानी बैठा जो सियासतदान है, जो पॉलिटिशियन है, जिसके पास पावर है, वो उसके इंस्ट्रक्शन पर ब्यूरोक्रेट ने चलना होता है। नहीं चलेगा तो तबादला होगा, तबादला नहीं होगा तो रुकावटें बहुत सारी खड़ी की जाएंगी। और उमूमन हमने यही देखा है, बहुत सारे ईमानदार आपके ब्यूरोक्रेट हैं, एक बहुत बड़ी तादाद है उनकी इस मुल्क में,
वो चाहते भी हैं इस मुल्क के लिए काम करें, लेकिन कहीं ना कहीं इस मफादात की जंग में नुकसान जो है अवाम का भी होता है, और जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो उनकी साख को भी नुकसान होता है। और कहीं ना कहीं वो जो जिस जज्बे से काम करने के लिए इस महकमे में आए होते हैं और कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किलों से CSS PSS पास करके वो यहाँ तक पहुँचे होते हैं, तो फिर वो जो जज्बात हैं, वो जो एक जज्बा होता है, वो कहीं ना कहीं दब जाता है। तो ये सिचुएशन, इसमें कोई शक नहीं है। पेट्रोल की मैं बात करूं तो उमूमन हम देखते हैं अब रमज़ान आने वाला है, आप यकीन माने कि मार्च के महीने से ही जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाएगी, और फिर जो है एक तरफ तो बड़े दावे किए जाते हैं कि रमज़ान का महीना है तो हुकूमत की भी जानिब से कोशिश की जाती है कि हम ज़ख़ीरा अंदोज़ों को जो है वो सलाखों के पीछे कर लेंगे, लेकिन फिर सारी चीज़ें जो है जब सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं भुगतना जो है वो आवाम को होना होता है। आप अब देखेंगे चीनी की प्राइस मजीद बढ़ेगी, घी की प्राइस बढ़ जाएगी, खजूर जो है उसकी प्राइस ऑलरेडी अब बढ़ चुकी है, जैसे रमज़ान आएगा उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, सब्जियां नायाब हो जाती हैं। ऐसे में अगर हम देखें जो सस्ता रमज़ान बाज़ार होता है वो जिस तरह क्योंकि अब निगरान सेटअप है तो उसमें देखना बड़ा मुश्किल है। आपको याद होगा कि पिछले रमज़ान में भी यही सिचुएशन थी कि अनस्टेबिलिटी थी पंजाब में, तो पंजाब में जो सस्ता रमज़ान बाज़ार था उसको देखने वाला कोई नहीं था। तो ये सिचुएशन अब आने वाले दिनों में मज़ीद ही। लेकिन हुकूमत की मैं अगर बात करूँ, हुकूमत की जो शाह खर्चे हैं वो तो उरूज पर है। उनको क्या फ़िक्र है कि एक आम आदमी को 2 वक्त की रोटी मिलती है या नहीं मिलती, वो तो अपनी मौज मस्ती में वो आज भी मगर हैं। आप अभी जाएं पार्लियामेंट में, माइक उठाएं, उनसे पूछे कि टमाटर का भाव क्या है, उनको नहीं मालूम होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको कहीं जागीरदार फैमिली से, एक बहुत बड़ी फैमिली या चौधरी या किसी खान की फैमिली से उनका ताल्लुक होता है। एक आम आदमी का दुख दर्द जो है उनको समझना सुनना जो है वो गवारा नहीं समझते। और आप भी देखें कि जिस किस्म का महफिलें चल रही हैं इस्लामाबाद में, जिस किस्म के जो है खर्चे हो रहे हैं हमारे और आपके और आम आदमी के जो टैक्स है उससे जिस किस्म की सिचुएशन चल रही है, तो हालात तो ऐसे ही दिख रहे हैं। और पार्लियामेंटेरियन से अरकान असम्बली की लाइलमी की इंतहा देखिए, बेखबरी की इंतहा देखिए कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनको प्राइसेस जो एग्जैक्ट इस वक्त मार्केट में उनको भी नहीं पता। ऑल्दो ये पता है कि उनके डिजिट्स में, सैलरी में कितने डिजिट्स हैं और उनको कौन कौन सा प्रोटोकॉल चाहिए या कौन कौन सा उनका जो उनको तमाम अलाउंसेस मिलते हैं उसकी फैक्ट एंड फिगर्स बिल्कुल सही पता होती हैं। ऑल्दो इस इशू पर हमने चूँकि आपसे कहा था कि हर सिटी से अपने कॉरेस्पॉन्डेंट को लेंगे, तो मुल्तान से शाहिद इमरान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको आज के शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इमरान, बताइएगा वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो पेट्रोल की शॉर्टेज है उसकी वजह से आवाम को कितनी मुश्किलात का सामना है? क्या प्राइसेस भी वेरी कर रही हैं? प्राइसेस बढ़ाई गई हैं पेट्रोल पंप मालिकान की तरफ से क्योंकि पेट्रोल मिल नहीं रहा, और वहाँ पर आवाम क्या रिएक्शन दे रही है इस हवाले से? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र जो है मुल्तान, शूजाबाद और उसके गिर्द नवाह में पेट्रोल बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। ज्यादातर पेट्रोल पंप मालकान ने पेट्रोल देना बंद कर दिया है। पेट्रोल की मसनूई किल्लत जो है वो पैदा की जा रही है। जिन पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल मौजूद है वो मोटरसाइकिल रखने वालों को सिर्फ 200 रुपए, जबकि गाड़ियों में 1000 रुपए तक का पेट्रोल दे रहे हैं। पेट्रोल ना मिलने की वजह से जो है वो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी पेट्रोल के लिए असूल के लिए जो है वो मारे फिर रहे हैं। जी अच्छा ठीक है इमरान, ये भी ज़रा ऐड कीजिएगा कि कार्रवाइयाँ की जा रही हैं पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में की गई हैं, जैसे कसूर में, शेखपुरा में, और वहाँ पर 30 करोड़ से ज़ायद आप देख रहे हैं कि बरामद टैंक भी निकाले जा रहे हैं और पेट्रोल इस मालियत का वो भी जो है वो बरामद किया गया है। कार्रवाइयाँ जो आप देख रहे हैं वो कहाँ हो रही हैं और कौन कौन सी कार्रवाइयाँ की गई हैं? उन कार्रवाइयों के नतीजे में क्या जुर्माना किया गया है या कोई और एक्टिविटी सामने आ रही है? ओवरऑल देखें तो जनूबी पंजाब में जो है इस हवाले से कार्रवाइयाँ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, वहाँ की जो ज़िला इंतज़ामिया उनकी जानिब से की जा रही हैं, मगर मुल्तान की ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ जो है किसी किस्म की अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। सिविल डिफेंस का अमला जो है वो भी बहरान पैदा करने वालों के साथ मुबैना तौर पर मिला हुआ है, उनकी जानिब से भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसकी वजह से जो है वो शहरी सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। जी ठीक है। अच्छा जी हरमीत।
अच्छा इमरान, ये बताइएगा कि अब हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो एक्शन लिया गया है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इससे पहले किस किस्म की सिचुएशन थी वहां पे? आवाम कितनी परेशान थी? और अगर पेट्रोल पंप की मैं बात करूं तो उनकी जानिब से पेट्रोल पंप मुल्तान में किन किन इलाकों में बंद कर दिए गए, और फिर जब एक्शन लिया गया तो उनके खिलाफ मजीद क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं या हो रही हैं? वैसे भी अगर हम देखें तो पॉलिटिशियन वहाँ पे जो कल हम विजुअल आ रहे थे तो वहाँ पे सियासतदानों की अलग लड़ाई जो है वो अलग से चल रही है, बीच में से ये मामला भी उठ खड़ा हुआ है। कैसे देखते हैं सारी चीजों को आप? जी बिल्कुल, आपको बताऊं कि मुल्तान में जैसा कि आपको पता है कि PSL सीजन 8 शुरू होने वाला है, उसकी इफ्तिताई तकरीब भी शुरू होने वाली है। ज़िलाई इंतजामिया उसमें जो है वो मसरूफ नजर आती है, और उनकी जानिब से जो है जो LPG महंगी फरोख्त करने वाले हैं और पेट्रोल का मुसन्नी बहरान पैदा करने वाले हैं, उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाती। LPG महंगी के होने के खिलाफ जो है रिक्शा यूनियन की जानिब से रजाबाद चौक पर आज एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। टायर जलाकर रोड को चारों तरफ से ब्लॉक किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि दुकानदारों की जानिब से जो है LPG 350 रुपए फी किलो कर दी गई है, जबकि हुकूमती रेट जो है वो 260 रुपए है। ज़िलाई इंतजामिया महंगी LPG बेचने वालों के खिलाफ जो है किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने निगरान वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि ज़ख़ीरा अंदाजों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और बहरान को जो है वो ख़त्म किया जाए। जी ठीक है, आपने इस वाले से अपडेट किया कि वहाँ पर शायद क्या सिचुएशन है, आपका बेहद शुक्रिया। इस सारी सिचुएशन में हरमीत एक चीज़ हम ऐड कर लें कि आम आवाम इस चीज़ को तो एक्सपेक्ट कर रही है कि 15 फरवरी तक शायद जो कि 50 रुपये से ज़ायद का जो IMF से मुआहिदा है उसके मुताबिक प्राइसेस बढ़ेंगी, लेकिन उससे पहले ये जो मसनूई बहरान है वो सिचुएशन को मज़ीद ख़राब कर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जो बंदा मुतासर होता है आपको पता है वो है आम आवाम। तो इस वक्त ओगरा या कंसर्न डिपार्टमेंट की जानिब से कार्रवाइयाँ तो की जा रही हैं, लेकिन बज़ाहिर कोई कार्रवाई के नतीजे में हमें नज़र नहीं आ रहा कि कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि बेहतर हुई हो। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बेसिकली मेरे पास ये प्रिविलेज है कि अगर मुझे किसी बात पर गुस्सा है, किसी टॉपिक, किसी इशू पर मैंने एक्साइटमेंट का इजहार करना है, खुशी का इजहार करना है, तो मैं स्क्रीन का सहारा लेके वो सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर देती हूँ। लेकिन आपकी आम जिंदगी में सेल्फ एक्सप्रेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बड़े लोगों को बड़ी दुश्वारी का सामना है इसको डेवलप करने में, और बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी भी हमें दे देती है। अगर गुस्सा है तो यहाँ पर गुस्सा नहीं करना, अगर खुशी है तो नज़र लग जाएगी, ये नहीं करना, और ऐसी बहुत सारी मिथ्स। लेकिन आज इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, और डिटेल पर बात करने के लिए वन एंड ओनली हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सदाकत अली, माहिर नफ्सियात है, और मैंने नफ्सियात का सियासतदान कहती हूँ, और आप भी न जानते हैं कि इनकी छोटी सी बात से आपका दिन बन भी जाता है और शायद बाज़-ओ-क़ात ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, गुड टू सी यू। सर, सेल्फ एक्सप्रेशन एक हमारी सोसाइटी का मिथ है कि अगर आप बहुत खुश होंगे तो शायद उसको एक्सप्रेस नहीं करना नज़र लग जाएगी। एक और चीज़ ऐड कर लें, वो ये कि अगर गुस्सा है तो हमारी शरीयत कहती है हराम है उसको एक्सप्रेस नहीं करना। खुशी, गमी, अब हर चीज़ में ना हम रिस्ट्रिक्ट करना शुरू हो गए हैं हम, कि हमारी सेल्फ एक्सप्रेशन को बिल्कुल किल कर देता है, या इसे डेवलप करना ज़रूरी है, होना चाहिए एक्सप्रेसिव आपको? देखिए, हमारे जो हिस्ट्री है, इंसानों की जो हिस्ट्री है, उसमें ऐसी चीज़ें माजी में जहालत की वजह से बहुत आम रही हैं, जिससे कि लोग अपनी असलियत का इजहार करने से घबराते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो सचमुच अपना आप बता देंगे तो लोग फिर उन्हें छोड़ देंगे, लोग उनको अहमियत नहीं देंगे, लोग उनको चाहेंगे नहीं या उनको काबिल नहीं समझेंगे। लेकिन असलियत यह है कि इंसान में और जानवर में ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि इंसान अपनी इनफरादियत का इजहार करना चाहता है। इंसान तो क्या, एक फूल भी खिलना चाहता है, वो अपनी खुशबू देना चाहता है, वो चारों तरफ से तवज्जो चाहता है, वो खुद सजना चाहता है और दूसरों को संवारना चाहता है। तो इंसानों के अंदर भी एक तड़प होती है जिसे हम मकसद हयात कहते हैं, और जो फिर इंसान ज़िंदगी भर चैलेंजेस को परसू करता है, अपने मकसद हयात को सामने रखते हुए फिर गोल सेटिंग करता है। तो ये चीज़ें हमारे मुआशरे में क्या, दुनिया के जो बहुत जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे भी बहुत मुश्किल होती है कि वालिदैन बच्चों को इजाज़त नहीं देते कि वो उनका जो रियल टैलेंट है या उनका जो पैशन है वो उभर के सामने आए। वो अपनी नातमाम तमन्नाएं बच्चों पर थोपना पसंद करते हैं, और होता यह है कि
जो ही वो टीनेज तक पहुंचते हैं तो कोई अच्छी आदतें अपनाने के बजाय वो इल्लतें अपना लेते हैं और फिर उन्हें अपने जज्बात का गला घोंटना पड़ता है, उन्हें दूसरों के मुताबिक चलना पड़ता है। हत्ता कि जिन घरों में बहुत कायदे, ज़ाब्ते, कवानीन और पाबंदियाँ और डिसिप्लिन टू मच होता है, वहाँ भी घुटन फिर सामने आती है। बच्चों से ज़बरदस्ती कुछ करवाना, उन्हें पनपने ना देना, उन्हें खिलने ना देना, इससे आप उन्हें बहुत आला तालीम दिला सकते हैं, पीएचडी करवा सकते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी में खिल नहीं सकेंगे। अच्छा, थोड़ा सा ना एक टेक्निकल सा सवाल है। हम अपनी अडल्ट लाइफ की बात कर लेते हैं। आजकल अडल्ट को बड़े मसाइल है सेल्फ एक्सप्रेशन को लेके। आप अपने बॉस को ऑब्वियसली एटीट्यूड नहीं दिखा सकते। अब प्रिटेंड करना हमारे मास्टर का एक नॉर्मल है, एक नया नॉर्मल है ना। अगर आपको गुस्सा है तो आप गुस्सा नहीं करोगे। अगर आपको एक इंसान अच्छा नहीं लगता लेकिन आप काइंड ऑफ मुनाफकत, लेकिन आप उससे अच्छे से मिलोगे, सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, यू लुक गुड, इवन दो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा। वो ये सेल्फ एक्सप्रेशन आपकी पर्सनालिटी में होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इससे अगले बंदे को बताएं। अगर आपको एक चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो आप उसे बताएं ये बटरिंग वाला सीन और ये टीसी वाला सीन ये बहुत कॉमन हो गया। देखिए कुछ काम होते हैं सीखने के काम होते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन भी उसमें से एक है। सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को हर्ट करें या फिर अपने आप को घुटन ज़दा कर लें। सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब है कि आप एक सच्ची बात, एक सच्चे जज्बे को दूसरे तक पहुंचाएं, और अगर उससे किसी को कोई बेचैनी होती है, कोफ्त होती है, या आपके दरमियान जो फ़ज़ा है वो साजगार नहीं रहती, तो फिर साथ के साथ उसको ठीक भी करना है। मतलब ये नहीं कि आप डैम केयर एटीट्यूड अपनाते हैं। सेल्फ एक्सप्रेशन का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप अपने मुफादात की निगरानी या उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते। सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब है कि आप हर काम संभाल के करते हैं। जैसे आप सड़कों पे गाड़ी अंधाधुंध नहीं चलाते, आप अपनी और दूसरों की सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। इसी तरह जब आप इंसानों से इंटरेक्ट करते हैं तो इस बात को आप जहन में रखते हैं कि बीच में उस इंटरेक्शन से कुछ ख़राबी अगर पैदा होती है तो उसको साथ के साथ ठीक करें। ख़ास तौर पर जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता है जो 24/7 है, और शादी के दिन से ही वो रिश्ते को जंग लगना शुरू हो जाता है, ग्रहण लगना जैसे चांद को शुरू होता है। तो उसमें अच्छे जोड़े वो नहीं होते कि जो आपस में कभी लड़ते ही नहीं। अच्छे जोड़े वो होते हैं जो साथ साथ अपना गन समेटते रहते हैं, सॉर्ट आउट करते रहते हैं, और वो एक दूसरे को जो हर्ट करते हैं वो जल्द ही उसके लिए अपोलोजाइज़ कर लेते हैं। वो एक दूसरे से जब शिकायत करते हैं तो नुक्ताचीनी नहीं करते, बल्कि अपनी नीड बताते हैं कि क्या वो चाहते हैं। वो किसी की तौहीन नहीं करते। सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं कि आप किसी को बुरा भला करें, डिमोरलाइज करें, गाली गलौज करें। ये जानवरों में इस किस्म का एक्सप्रेशन होता है। जैसे मुख्तलिफ जानवर हैं तो वो कुछ ना कुछ अपनी बोली बोलते रहते हैं, लेकिन इंसान जो है वो एक स्ट्रक्चर के अंदर, पटरी के अंदर रहते हुए चलता है। अच्छा, हरमीत इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। जी हरमीत, ओवर टू यू। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, यानी दो एक्सप्रेशन की का तो आपने जिक्र कर दिया। हम देखते हैं कि आज की जो जनरेशन है, इनसे जब आप मिलते हैं या कहीं ना कहीं घर वाले अपने बच्चों से मिलते हैं तो मूड का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि अब हम देखते हैं कि मूड का स्विंग होना ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आज की जनरेशन में। माजी में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें फ़र्क था, लेकिन अब चीज़ें इसी तरह रूनुमा हो रही, बड़ी तेज़ी से बदल रही। इस पर आप क्या कहेंगे और इसको कैसे कम किया जा सकता है? और जिस तरह देखा जाता है हर बंदे के मूड को, लेकिन अब ये सिचुएशन नई जनरेशन में बढ़ती जा रही है, इसकी वजूहात क्या हैं सर? आपकी आवाज़ अगरचे कम है, लेकिन जो मैं समझा हूँ आपका सवाल वो ये है कि घरों में लोगों को एक दूसरे के ख़राब मूड का सामना है। और लोग बहुत मूडी हो गए हैं और मूड स्विंग्स बहुत होती हैं। उसकी वजह हमारा लाइफस्टाइल है। जब रातों को हम देर तक जागते हैं तो सुबह हम फिर देर से उठते हैं, और इससे मूड ख़राब होना एक कुदरती बात है। मूड सिर्फ उस इंसान का ठीक रहता है जो सूरज के साथ जागता है। आप दुनिया में देखें जो बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल लोग हैं, जैसे सीईओज़ हैं, तो वो सुबह 5 बजे उठने के आदी होते हैं। और ये सुबह सवेरे जो जागना है ये मूड को बहुत अच्छा रखता है। लेकिन आप देखते हैं कि हमारे जो बड़े शहर हैं जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद ख़ास तौर पर, वहाँ रातों को देर तक जागना, आधी रात को खाने ऑर्डर करना और फ़न करना,
ये एक ऐसी प्यास है जो ना बुझने वाली है, और फिर दिन में उनके मूड ख़राब होते हैं, उसको वो फिर चाय कॉफ़ी से संवारने की कोशिश करते हैं, सिगरेट पीते हैं, या फिर लोग ड्रग्स का इस्तेमाल भी करते हैं, और शाम को फिर अपने मूड को थोड़ा ठहराव की तरफ ले जाने के लिए और एक पार्टी मोड के अंदर जाने